आज हम करने जा रहे हैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम के रेगुलेशंस की। ठीक है, जो अभी ड्राफ्ट आया है अभी पेफर्डा ने, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ये ड्राफ्ट रेगुलेशंस 2025 इन रिस्पेक्ट ऑफ यूपीएस के बारे में इन्होंने ड्राफ्ट रखे गए हैं। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसमें आपके ये देखो ड्राफ्ट है, सब आपको पता ही होगा। रूल रेगुलेशंस जब भी इम्प्लीमेंट करने से पहले इसका ड्राफ्ट तैयार होता है। ड्राफ्ट पे कमेंट्स मांगे जाते हैं, स्टेक होल्डर्स के, पब्लिक के कमेंट्स मांगे जाते हैं। ठीक है, अगर कोई कमेंट्स, कोई मॉडिफिकेशन हो तो गवर्नमेंट कर सकती है इसमें, अगर उसको ठीक लगे तो। ठीक है, कोई कंसर्न डिपार्टमेंट कर सकता है। ठीक है, अब उसमें कुछ डेट है जब तक ये ड्राफ्ट रखा गया है, उसके बाद इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ठीक है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये रेगुलेशन का जो ड्राफ्ट है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हम इसमें बहुत ही डीपली इसको देखने की कोशिश करेंगे। इसका मेन पढ़ने का ये मोटिव रहेगा हमारा कि आपको एक तो थॉरोली पूरी नॉलेज हो जाए इस रेगुलेशन में क्या होगा, यूनिफाइड पेंशन स्कीम में आपको क्या क्या मिलेगा, को किस किस की रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑब्लिगेशंस किस किस की आएंगी, इंटरमीडियरीज की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। ठीक है, कैसे आपका फंड ए टू जेड इसमें सारा कवर हम करने की कोशिश करेंगे। जो भी बात होगी मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बताऊंगा इसमें क्या लिखा गया है। ठीक है, अपनी ओर से कुछ भी नहीं मैं ऐड करूंगा, जो भी इसमें है एज इट इज़ ही आपको बताने की मैं कोशिश करूंगा, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। प्लीज़ मैं आपको आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज़ हमारे साथ टिल द लास्ट तक, इस वीडियो के लास्ट तक हमारे साथ बने रहे। इस जिसकी हेल्प से आपको इसमें कमांड मिल जाएगी, आप रेगुलेशन को ईजिली अंडरस्टैंड कर लोगे। ठीक है, देखो इसका, इस वीडियो को सुनने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि आप इसको 1.5 की स्पीड से इसको सुन सकते हैं, तो इजीली आपको समझ आ जाएगी, या 2 टाइम्स करके इसकी स्पीड को सुन सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, आप इस रेगुलेशन को इजीली समझ भी लोगे और टाइम भी आपका सेव हो जाएगा। ठीक है, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम रेगुलेशन 2025, जो इन्होंने रेगुलेशंस निकाली हैं। ठीक है, प्रोविजन प्रीलिमिनरी ड्राफ्ट ऑफ प्रपोज्ड रेगुलेशन, जो इनका प्रीलिमिनरी ड्राफ्ट है ये। ठीक है, प्रपोज्ड रेगुलेशंस का, अब ये रेगुलेशन इंप्लीमेंट नहीं हुई है। ठीक है, अभी ड्राफ्ट दिया गया है, उसके बारे में कमेंट्स मांगे जाएंगे। देखो, comments feedback from the stakeholder and public are invited on the draft regulation for the laying down the framework to operationalize unified pension scheme introduced by the central government by notification, जो notification आई थी, as an option under the NPS for the employees of the central government who are covered under the NPS, and to define the obligation, role, responsibility of intermediaries and such central government officers involved with the implementation of the scheme। ठीक है, फॉर मैटर कनेक्टेड देयर विद और इंसिडेंटल देयर टू। ठीक है, जो ये ड्राफ्ट रेगुलेशंस तैयार किए गए हैं ना, उसके बारे में थोड़ा और ब्रीफ नॉलेज दी गई है। इसमें क्या है, इस ड्राफ्ट को मेन मकसद क्या है इसको लॉन्च करने का, इसको आपके सामने रखने का, कि आपके कमेंट्स, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, ठीक है, जिन जिन पे ये असर होगा इस यूपीएस रेगुलेशंस का, उनके कमेंट्स मांगे गए हैं। ठीक है, या फिर पब्लिक के कमेंट्स मांगे गए हैं इस यूपीएस को लेकर। ठीक है, जो ले डाउन बाय द फ्रेमवर्क, तो जो किसके रिगार्डिंग है, वो यूपीएस के फ्रेम ऑपरेशनलाइज को लेकर है, एक फ्रेमवर्क तैयार किया गया था। जो सेंट्रल गवर्नमेंट, जो यूपीएस स्कीम थी ना, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस नोटिफिकेशन के जरिए इसको नोटिफाई किया था। ठीक है, उसमें क्या है, इसमें ये बताया गया है, जो यूपीएस है ना, एक एनपीएस का ही एक फर्दर ऑप्शन है, ये उसके अंडर ही एक ऑप्शन है। ठीक है, उसमें आप, इसमें आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, ऑब्लिगेशन, रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंटरमीडियरीज। ठीक है, जो भी इंटरमीडियरीज होंगे यूपीएस स्कीम को लेकर, उसकी उनके ऑब्लिगेशंस क्या होंगे, रोल्स क्या होंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी, एंड सच सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर्स, और कुछ ऐसे सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो कि इसकी स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन में, जिनको ये एक रोल दिया जाएगा। ठीक है, और उसके सभी मैटर्स जो इसको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसको डील करते हैं, उसके बारे में ये है हमारे पास। ठीक है, अब इसमें एनेक्चर ए है, एनेक्चर बी है। एनेक्चर ए में तो क्या बताया गया है, सारे जो ड्राफ्ट, पूरा ड्राफ्ट लिखा गया है एनेक्चर ए में। ठीक है, एनेक्चर बी में क्या लिखा गया है, फीडबैक फॉर्म है हमारा। ठीक है, जो अब हम ये रेगुलेशंस को, जो ड्राफ्ट रेगुलेशंस को समझने के बाद, अगर आप अपने फीडबैक
कुछ देना चाहते हैं जिससे कोई अच्छी बात निकल सकती है, तो वो गवर्नमेंट उसको कंसिडर कर सकती है, मे बी उसको कंसिडर कर ले, ठीक है, अगर वो जेन्युइन हो आपकी जो भी आपका कमेंट्स, ठीक है। आगे है हमारा एनेक्चर ए में क्या है, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी यूनिफाइड पेंशन स्कीम रेगुलेशन 2025। इसमें इसके ड्राफ्ट रेगुलेशंस में है, सारा लिखा गया है एनेक्चर ए में, ठीक है। नोटिफिकेशन अभी न्यू दिल्ली डेट अभी हुई नहीं है ना, अभी तक ये ड्राफ्ट ही है, अभी ये रेगुलेशन नोटिफाई नहीं किए गए हैं, ठीक है। अब देखो उसकी नंबर है, फाइल का नंबर है, प्रॉपर नहीं दिया गया क्योंकि ये रेगुलेशन अभी ड्राफ्ट में एक फॉर्म में ही है। इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर कन्फर्ड बाय सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 52 रीड विद क्लॉज FW ऑफ सबसेक्शन 2 देयर ऑफ द पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 2013, ठीक है। द पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी हियर बाय मेक्स द फॉलोइंग रेगुलेशन टू ऑपरेशनलाइज द यूनिफाइड पेंशन स्कीम इंट्रोड्यूस्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। अब इसमें क्या बताया गया है, यूनिफाइड देखो PFRDA जो ये अथॉरिटी है ना, उसको एक इस एक्ट के जरिए, ठीक है, जो इस एक्ट में जो ये पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी का ये एक्ट है ना, उसमें उसके सब क्लॉज 1 के सेक्शन 52 में, सब सेक्शन 1 के 52 सेक्शन में, ठीक है, सेक्शन 52 के सब सेक्शन 1 में कुछ पावर्स दी गई हैं कि इसके जो भी इसके रूल्स बनाए जाएंगे, कौन बनाएगी, एक अथॉरिटी बनाएगी, ठीक है। और इस दोनों को देखते हुए क्लोज विद क्लॉज F&W उसको देखते हुए, ठीक है, उसमें यह बताया गया है, उसमें क्या है, वो ये रेगुलेशंस बनाएगी, किसके रिगार्डिंग बनाएगी, यूपीएस को ऑपरेशनलाइज करने के लिए बनाएगी, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस की है एनपीएस के अंदर जो ऑप्शन है एक, ठीक है, फॉर द एम्प्लॉयज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज के लिए हु आर कवर्ड अंडर द एनपीएस स्कीम, ठीक है। अब इसमें यह बताया गया है वो सभी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई जो एनपीएस के अंडर आते हैं उनको एक ऑप्शन दी जाएगी कि वो यूपीएस में अपने आप को अडॉप्ट कर सकते हैं, यूपीएस को अडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है, इसमें यह बताया गया है। अब देखो चैप्टर 1 में इसका प्रीलिमिनरी है, इसमें क्या होगा, शो टाइटल होता है, स्टार्टिंग में सबसे पहले टाइटल्स आते हैं, कमेंसमेंट आती है, कब ये कमेंस होगा, दिस रेगुलेशन में भी कॉल्ड द, इनको कौन सी इसके रेगुलेशन का नाम क्या होगा, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यूनिफाइड पेंशन स्कीम रेगुलेशन 2025, ठीक है, PFRDA यूपीएस रेगुलेशन 2025। इन द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस रेगुलेशन इज टू ले डाउन द फ्रेमवर्क, एक फ्रेमवर्क तैयार करना है किसको, यूपीएस के ऑपरेशनलाइजेशन को लेकर, ऑपरेशन को लेकर, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया था इस डेट को, टू डिफाइन द, इसमें क्या होगा, ऑब्लिगेशन रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द इंटरमीडिएट्स की सभी ऑब्लिगेशन रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड सच गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बताया गया है, ठीक है, और उसके सभी मैटर्स को जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसको कंसर्न करते हैं। अब आगे है, ये रेगुलेशन कब इफेक्ट होगी, जब सेंट्रल गवर्नमेंट गजट नोटिफाई कर देंगी तब से ये नोटिफाई रेगुलेशन मानी जाएंगी, ठीक है। अब डेफिनेशंस, कुछ डेफिनेशंस हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, प्लीज आपको इसको ध्यान से सुनना। इन दिस रेगुलेशन, इस रेगुलेशंस में अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर, देखो जनरल फॉर्म में आप इसको यही मानना, अदरवाइज कोई स्पेसिफिक कोई इंटरप्रिटेशन की गई है तो उसको वैसे ही दिया जाएगा। अब है एक्ट कौन सा एक्ट होगा, PFRDA अथॉरिटी एक्ट 2013, इसमें जहां कहीं भी एक्ट का जिक्र होगा उसका मीनिंग क्या होगा, PFRDA एक्ट 2013, ठीक है। अथॉरिटी क्या होगी, मींस द पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एस्टैब्लिश्ड अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 3 ऑफ PFRDA एक्ट 2013, ठीक है। जहां पे भी अथॉरिटी का वर्ड यूज होगा उसको क्या मानना है हमने, PFRDA अथॉरिटी, ठीक है, जो कि इस एक्ट के जरिए जिसको एस्टेब्लिश किया गया है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट है हमारा एश्योर्ड पे आउट, ठीक है। अब ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, एश्योर्ड पे आउट, ठीक है, जैसे पेंशन होती है ना, पेंशन, अब यहाँ पे पेंशन वर्ड नहीं यूज किया गया, अब यहाँ पे पे आउट यूज किया गया है, ठीक है, एश्योर्ड पे आउट, ठीक है। अश्योर्ड पे आउट का टर्म यहाँ पे यूज की गई है, मींस अमाउंट, जो एक ऐसी अमाउंट होगी पेएबल यूपीएस सब्सक्राइबर को जो दी जाएगी अमाउंट फॉर लाइफ, एक पूरी जिंदगी के लिए, एंड देयर आफ्टर टू हिज और हर लीगली वेलिड स्पाउस फॉर लाइफ, ठीक है, उसके डेथ होने के बाद या तो वो उसको दी जाएगी पूरी लाइफ या उसकी लीगली वैलिड स्पाउस को दी जाएगी उसके डेथ के बाद, ठीक है, इन सच प्रपोर्शन, उस प्रपोर्शन में, ठीक है, एक प्रपोर्शन में दी जाएगी ना, एक प्रपोर्शन में दी जाएगी, एज इन सच मैनर एज स्पेसिफाइड अंडर दिस रेगुलेशंस। अब इसके नीचे हम जो रेगुलेशंस देखेंगे उसके अकॉर्डिंगली उसको आपको
आपको ये आपके लीगली वेटेड स्पाउस को ये दी जाएगी इन केस द डेथ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। आगे है हमारा बेंचमार्क कॉर्पस, ठीक है। बेंचमार्क कॉर्पस ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इस पे क्वेश्चन जरूर बन सकता है, आपको पता भी होना चाहिए। मींस द कॉर्पस वैल्यू, एक कॉर्पस वैल्यू होगी एज डिटरमाइंड बाय द अथॉरिटी। जो कौन डिटरमाइन करेगा? अथॉरिटी। अथॉरिटी कौन है? पीएफआरडीए। एंड कंप्यूटेड फॉर कंपैरिजन विद द इंडिविजुअल कॉर्पस बेस्ड ऑन द फॉलोइंग अजम्पशन। अब देखो अजम्पशंस यहाँ पे यूज क्या वर्ड का यूज हुआ है? अजम्पशन। मींस क्या है, जो ये कॉर्पस है ना, ये अज्यूम्ड कॉर्पस है ये, ठीक है। इसको कौन कंप्यूट करेगा, कैलकुलेट कौन करेगा? पीएफआरडीए अथॉरिटी, ठीक है। जो किसके लिए यूज में आएगी? आपको कंपेयर करने में, मतलब आपकी जो इंडिविजुअल कॉर्पस की बात हम आगे करेंगे ना, उसको कंपेयर करने के लिए इसका कॉन्सेप्ट लॉन्च किया गया है बेंचमार्क कॉर्पस का, ठीक है। आगे है हमारा कुछ अजम्पशंस की है। अजम्पशंस कौन कौन सी है? मतलब जो बेंचमार्क कॉर्पस है ना, कुछ अजम्पशंस को लेकर चलेगा। किस पहले फर्स्ट अजम्पशन कौन सी है? रेगुलर एंड टाइमली रिसीट ऑफ एप्लीकेबल कंट्रीब्यूशन ऑफ बोथ, ठीक है। जो आपकी कंट्रीब्यूशन होगी ना ऑफ बोथ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई, मींस सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई एंड सेंट्रल गवर्नमेंट की जो मंथली क्वालिफाइंग सर्विस को लेकर जो उनकी कंट्रीब्यूशन होगी ना, वो रेगुलरली होती रही है ना, वो टाइमली हो रही हैं, उसको लेकर अजम्पशन के अकॉर्डिंग वो बनेगा, ठीक है। एज स्पेसिफाइड अंडर सब रेगुलेशन 1 ऑफ रेगुलेशन 2 ऑफ रेगुलेशन 11, ठीक है। 1 एंड 2 ऑफ रेगुलेशन 11 के अंडर जो भी स्पेसिफिकेशन बताई गई है उसके अंदर हम देखेंगे, ठीक है। आगे है हमारा कंट्रीब्यूशन बीइंग इन्वेस्टेड इन डिफॉल्ट पैटर्न। जो भी कंट्रीब्यूशन होगी, जैसे हम आगे बात करेंगे ना, इंडिविजुअल कॉर्पस में जो एम्प्लॉई है उसको इन्वेस्टमेंट करने की चॉइस है, वो किसी भी पेंशन फंड में इन्वेस्ट कर सकता है, रजिस्टर्ड पेंशन फंड में जो पेफरडा के द्वारा डिफाइन किए गए हैं, ठीक है। उसमें अगर इन्वेस्ट करता है तो वो डिफरेंट हो गया बात, ठीक है। उसके अलावा जो पीएफआरडी एक डिफ़ॉल्ट पैटर्न इस्टेब्लिश कर देगी कि अगर एक डिफ़ॉल्ट पैटर्न होगा ना, उसके अकॉर्डिंग जो रिटर्न आएंगी उसके हिसाब से, ठीक है। इसमें ये बताया गया है। आगे है हमारा थर्ड पॉइंट, क्या कहता है? देयर बीइंग नो पार्शियल विड्रॉल ड्यूरिंग एक्यूमुलेशन फेज, ठीक है। जो एक्यूमुलेशन फेज के दौरान कोई भी उसमें कोई विड्रॉल नहीं किया गया, ठीक है। मींस आपके कॉर्पस में से कोई भी पैसा नहीं निकाला गया आपके थ्रू, ठीक है। उस पे भी पूरा अकॉर्डिंगली उस पर बेंचमार्क कॉर्पस डिफाइन होगा, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट इन द इवेंट ऑफ एनी मिसिंग कंट्रीब्यूशन फॉर एनी पीरियड द कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड इन इमीडिएटली प्रोसीडिंग मंथ शैल बी कंसीडर्ड फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटेशन। अब देखो इसमें ये बताया गया है, अगर कोई भी मंथ में इस कंट्रीब्यूशन को मिस किया जाता है तो उस मंथ की आप वैल्यू कैसे निकालोगे? उससे एक प्रीवियस मंथ में जो वैल्यू आई थी उसको ही उठा के इसमें कैलकुलेट किया जाएगा। एक्सप्लेनेशन फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग बेंचमार्क कॉर्पस, ठीक है। बेंचमार्क कॉर्पस की कैलकुलेशन के बारे में बताया गया है। वैल्यू ऑफ कॉर्पस शैल बी बेस्ड ऑन नेट असेट वैल्यू डिक्लेयर फॉर ईच मंथ बाय द अथॉरिटी कॉरस्पॉन्डिंग यूनिट इन द बेंचमार्क कॉर्पस, ठीक है। उसकी नेट असेट वैल्यू जो डिक्लेयर की गई है अथॉरिटी के द्वारा, उसके अकॉर्डिंग बेंचमार्क कॉर्पस की वैल्यू होगी। आगे है हमारा डिफॉल्ट पैटर्न। डिफॉल्ट पैटर्न जो एक डिफॉल्ट पैटर्न होगा जिसके जरिए पीएफआरडीए आपका पैसा पेंशन फंड जो प्री डिफाइंड होगा, ठीक है, डिफॉल्ट पैटर्न होगा, उसमें इन्वेस्ट किया जाएगा। मींस पेंशन फंड एंड इन्वेस्टमेंट पैटर्न डिटरमाइंड बाय द अथॉरिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ इंडिविजुअल कॉर्पस। अब देखो जो भी पैसा इन्वेस्ट होगा ना वो इंडिविजुअल कॉर्पस का होगा। जो कौन करेंगे? अगर वो देखो चॉइस है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के पास चॉइस है। अगर वो चॉइस नहीं अडॉप्ट करता तो फिर पेंशन फंड रेगुलेटरी अथॉरिटी जो डिफॉल्ट पैटर्न है उसको फॉलो करके इन्वेस्टमेंट करेगी, ठीक है। पेंशन फंड में ही होता है ना इन्वेस्टमेंट, तो पेंशन फंड में ही होता है वो इन्वेस्टमेंट, पेंशन फंड के जरिए होता है। मींस आगे है हमारा हेड ऑफ ऑफिस कौन होंगे? मींस अ गजेटेड ऑफिसर एज डिफाइंड अंडर द डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर रूल्स 2024, ठीक है। DFPR 2024 में जो डिफाइन किए गए हैं गजेटेड ऑफिसर इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इशू की गई है ये। एंड इंक्लूड्स सच अदर अथॉरिटी और पर्सन whom the competent authority may by order specify as head of, या फिर देखो या तो वो गजेटेड ऑफिसर होंगे जो डिफाइन किए गए हैं DFPR में, ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा है, या फिर कोई भी ऐसा ऑफिसर जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है हेड ऑफ ऑफिस की, ठीक है, उसको माना जाएगा।
आगे है हमारा इंडिविजुअल कॉर्पस। इंडिविजुअल कॉर्पस क्या होगा? मीन्स द अमाउंट अक्यूमुलेटेड इन द परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर ऑफ अ यूपीएस सब्सक्राइबर। जो आपकी अमाउंट अक्यूमुलेटेड होगी किसमें? प्रान नंबर में, ठीक है, उसको कहा जाएगा इंडिविजुअल कॉर्पस। मीन्स जो आपका पैसा होगा और आप सेम ही सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा होगा, जिस फंड में वो, जिस कॉर्पस में वो जाएगा, उसको आप इंडिविजुअल कॉर्पस कहेंगे। आगे है लीगली वेडेड स्पाउस। लीगली वेडेड स्पाउस की डेफिनेशन में क्या आएगा? मीन्स अ स्पाउस ऑफ अ यूपीएस सब्सक्राइबर हुज नेम अपीयर्स एज सच इन द सर्विस रिकॉर्ड, ठीक है, जिसका नाम गवर्नमेंट सर्वेंट के सर्विस रिकॉर्ड्स में होगा। कब होगा? एज ऑन द डेट ऑफ सुपरएनुएशन। सुपरएनुएशन की डेट के समय। मीन्स आपकी रिटायरमेंट 60 ईयर्स होती है ना, जो 60 ईयर्स को रिटायरमेंट को आप सुपरएनुएशन कहते हैं, ठीक है। उस समय आपके सर्विस रिकॉर्ड में जो आपके स्पाउस का नाम होगा उसको माना जाएगा, ठीक है। या फिर वॉलंटरी रिटायरमेंट के समय, या फिर रिटायरमेंट अंडर पेंशन फंडामेंटल रूल्स 56J, ठीक है। जो अगर इन तीन टाइम पे जो रिटायरमेंट की जाएगी, ठीक है, उस समय जो आपके सर्विस रिकॉर्ड में जो आपके स्पाउस का नाम होगा उसको लीगली वेडेड स्पाउस के नाम में माना जाएगा, ठीक है। अगर आपको इसके बारे में फुल डिटेल चाहिए तो आप हमारी हमारी प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं, फंडामेंटल रूल्स 56J। उसमें डीपली हमने उस एक्ट को पॉइंट आउट करके बताया है, ठीक है। आगे है हमारा एज मे बी एप्लीकेबल और हु इज सर्वाइविंग द यूपीएस, जो उसको सर्वाइव करेगी, ठीक है। आगे है हमारा पूल कॉर्पस। पूल कॉर्पस क्या होगा? मींस अ फंड कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट का वो फंड, ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूट किया है, comprising of additional central government contribution and transfer of individual corpus for authorization of assured payout as defined in the Ministry of Finance notification number this। अब देखो, इसमें ये बताया गया है पूल कॉर्पस वो कॉर्पस होगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा, ठीक है, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगी, और एंड में जब आप एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, एनी टाइप ऑफ रिटायरमेंट, सुपरएनुएशन, वीआर, ठीक है, या फिर एफआर 56J के अकॉर्डिंग रिटायरमेंट होती है, तो उस केस में आप सेंट्रल गवर्नमेंट इंडिविजुअल कॉर्पस का पैसा पूल कॉर्पस में जो ऑथराइज कर देगा, ठीक है, उसको भी ये पूल कॉर्पस अमाउंट मानी जाएगी, ठीक है। आगे है हमारा, आगे आपको देखो, अब थोड़ा सा पढ़ लीजिए, आगे जब आएगा ना पूल कॉर्पस आपको डीपली पता लग जाएगा। सिंपल सिंपल जो भी ये वर्ड्स है ना, इसमें अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आगे रेगुलेशन में फुल डेफिनेशंस की गई हैं, ठीक है, विद एग्जांपल्स दी गई हैं। आगे है हमारा क्वालिफाइंग सर्विस। क्वालिफाइंग सर्विस, ठीक है, क्यूएस, उस वो कैसे होंगी? मींस एनी सच पीरियड ऑफ सर्विस ऑफ एन एम्प्लॉय, उस एम्प्लॉय का वो पीरियड, ठीक है, जो डिटरमाइन किया जाएगा हेड ऑफ ऑफिस के जरिए, ठीक है, वेयर सच यूपीएस सब्सक्राइबर इज एम्प्लॉय, जहाँ पे वो एम्प्लॉय है, ठीक है, एम्प्लॉयड किया गया जिस डिपार्टमेंट में है, उन उस डिपार्टमेंट का हेड ऑफ ऑफिस आपकी क्वालिफाइंग सर्विस को डिटरमाइन करेगा। शेड्यूल मीन्स द शेड्यूल अपेंडेड टू दिस रेगुलेशन, इस रेगुलेशन के नीचे जो शेड्यूल लगाए गए हैं उसको आप शेड्यूल मानेंगे, ठीक है। यूपीएस पे आउट ऑर्डर। यूपीएस पे आउट यूनिफाइड पेंशन स्कीम पे आउट ऑर्डर क्या होगा? मींस इंस्ट्रक्शन इशूड बाय द पे एंड अकाउंट्स ऑफिसर, पीएओ के द्वारा कोई भी ऐसी इंस्ट्रक्शंस इशू की गई हैं टू द पेंशन फंड सिस्टम ट्रस्ट को की गई हैं, एनपीएसटी को की गई हैं, विद इंफॉर्मेशन टू सीआरए सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी को जो भी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी गई है एंड यूपीएस सब्सक्राइबर को दी गई है कंटेनिंग सच पर्सनल इन्फॉर्मेशन। उसमें क्या होगा? यूपीएस सब्सक्राइबर की पर्सनल इन्फॉर्मेशन होगी, और उसमें क्या होगा? उसके पर्टिकुलर्स होंगे, उसके लीगली वैलिड स्पाउस के पर्टिकुलर्स मींस नाम, डेट ऑफ बर्थ वैसे वगैरह होंगे, एंड द पीरियड ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस, ठीक है, आपकी क्वालिफाइंग सर्विस होगी, ठीक है। मींस क्या होगा? एक इंस्ट्रक्शंस होगी जो किसके द्वारा इशू की जाएगी? पीएओ के द्वारा की जाएगी, ठीक है। किस किसको दी जाएगी? ये एनपीएसटी को दी जाएंगी और सीआरए को दी जाएंगी। उसमें होगा क्या क्या? आपकी इन्फॉर्मेशन, आपकी लीगली वैलिड स्पाउस की इन्फॉर्मेशन होगी, क्वालिफाइंग सर्विस होगी जो कि हेड ऑफ ऑफिस द्वारा डिटरमाइन की गई है, अपॉन सुपरएनुएशन और वॉलंटरी रिटायरमेंट, और उसमें क्या होगा? आप किस तरीके से रिटायर किए गए हो, या आपको सुपरएनुएशन हुई है आपकी, या वॉलंटरी रिटायरमेंट ली है आपने, या फिर आपको एफआर 56J के अकॉर्डिंग आपको रिटायर किया गया है, ठीक है। दिस इज नॉट अ पेनल्टी, ठीक है। एज मे बी एप्लीकेबल, या
इनमें से जो भी एप्लीकेबल होगा एंड प्रोवाइडिंग डिटेल ऑफ बेनिफिट एप्लीकेबल अंडर PFRDA एज स्पेसिफाइड अंडर दिस रेगुलेशन सच एज, ठीक है। और इसमें क्या क्या होगा, अब देखो लमसम पेमेंट के बारे में होगा, ठीक है। अब इसके बारे में हम आगे देखेंगे। लमसम विड्रॉल के बारे में होगा, अगर आपने कोई विड्रॉल ली गई है, ठीक है। कंपैरिजन ऑफ इंडिविजुअल कॉर्पस विद बेंचमार्क कॉर्पस, इसमें एक कंपैरिजन होगा बेंचमार्क कॉर्पस का और इंडिविजुअल कॉर्पस का, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आगे हम डिस्कस करेंगे, इसको बहुत डीपली करेंगे। Assured payout after due adjustment of all withdrawal available by the subscriber and shortfall in individual corpus if any as compared to the benchmark corpus, ठीक है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, इसके बारे में आप डीप नॉलेज आपको आगे जाके मिलेगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये, ठीक है। मीन्स में क्या बताया गया है, शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। जो इंडिविजुअल कॉर्पस है ना, एक इंडिविजुअल कॉर्पस होगा, एक बेंचमार्क कॉर्पस होगा। जो अज्यूम्ड, जैसे हमने यहाँ पे देखा ना स्क्रैप में अज्यूम्ड वैल्यू होगी, वो इसको दोनों को कंपेयर किया जाएगा। या कंपेयर करने का मतलब क्या होगा, या तो ये बड़ा होगा या तो ये बड़ा होगा, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आपकी पेंशन पे, आपके पे आउट पे क्या इफेक्ट डलेगा, ये मैटर करेगा इसमें, ठीक है। आगे है हमारा एप्लीकेबल डेयरनेस रिलीफ एज द एश्योर्ड पे आउट, ठीक है। इसमें एक डेयरनेस रिलीफ का भी है कंसेप्ट है, कितनी डेयरनेस रिलीफ दी जाएगी उसमें इस इंस्ट्रक्शंस में होंगी वो। अदर डिटेल एज आर रिक्वायर्ड फॉर फैसिलिटेटिंग पेमेंट, उसके अलावा कोई भी ऐसी डिटेल जो पेमेंट में हेल्प करेगी, ठीक है। आगे है हमारा यूपीएस सब्सक्राइबर, यूनिफाइड पेंशन स्कीम सब्सक्राइबर किसको माना जाएगा। फॉर द पर्पस ऑफ दिस रेगुलेशन शेल मीन्स अ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई, ठीक है। वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई जिसने ऑप्ट की है एज एंड इज एनरोल्ड अंडर द पेंशन फंड सिस्टम इन अकॉर्डेंस विद दिस रेगुलेशन, जिसने इस फंड को एनरोल करने की ऑप्शन अपनी दे दी है, उसको हम कहेंगे यूपीएस सब्सक्राइबर। इसके अलावा कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब वो भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। ये डेफिनेशंस हमने PFRDA एक्ट 2013 में ली गई हैं, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं ये। जैसे फर्स्ट है हमारा सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी CRA, जो आपने बहुत बार सुना होगा। CRA होता क्या है, ठीक है। मीन्स एन एजेंसी, ये एक एजेंसी है, ठीक है, रजिस्टर्ड अंडर द सेक्शन 27 टू परफॉर्म द फंक्शंस, ठीक है। जो इस सेक्शन के इस एक्ट के सेक्शन 27 में बताई गई है, ठीक है, जिसको रजिस्ट्रेशन मान्यता प्राप्त है। उसमें उसका मेन फंक्शन क्या है, उसका मेन फंक्शन ये है ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग, ये आपके रिकॉर्ड को कीप करेगी, अकाउंटिंग करेगी, एडमिनिस्ट्रेशन करेगी एंड कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करेगी, ठीक है, इस स्कीम को लेकर, ठीक है। ये सभी काम होंगे CRA के, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। आगे है हमारा इंटरमीडियरी। इंटरमीडियरी की डेफिनेशन में क्या आएगा, ठीक है। इंटरमीडियरी क्या होगा, इंक्लूड्स, इसमें क्या कुछ आएगा, पेंशन फंड आएंगे, CRA आएगा जिसकी हमने पहले बात कर ली, और नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट आएगा, ठीक है। पेंशन फंड एडवाइज़र आएंगे, रिटायरमेंट एडवाइज़र आएगा, पॉइंट ऑफ प्रेजेंस आएंगे एंड सच अदर पर्सन और एंटिटी कनेक्टेड विद कलेक्शन मैनेजमेंट रिकॉर्ड कीपिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अकेमुलेशन, ठीक है। वो सभी इंटरमीडियरी जो इसके फर्स्ट स्टेप से लेकर लास्ट स्टेप तक आएंगे, उन सभी को इंटरमीडियरीज कहा जाएगा, ठीक है। आगे है हमारा नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट, एक ट्रस्ट होगा NPST, जिसको इस शॉर्ट फॉर्म से लिखा जाएगा। मीन्स द एक बोर्ड होगा ऑफ द ट्रस्टीज हु होल्ड द असेट्स ऑफ द सब्सक्राइबर फॉर देयर बेनिफिट, जो सब्सक्राइबर की बेनिफिट के लिए, बेनिफिट को लेकर उसके असेट्स को होल्ड करेगा, ठीक है। आगे है हमारा पेंशन फंड, ये टर्म बहुत ही ज़्यादा यूज़ होगी। पेंशन फंड की डेफिनेशन में क्या आता है, आप ध्यान से सुनना। मीन्स एन इंटरमीडियरी, वो इंटरमीडियरी विच हैज़ बीन ग्रांटेड अ सर्टिफिकेट, जिसको एक सर्टिफिकेट प्राप्त है ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 27 और बाय द अथॉरिटी के द्वारा। PFRDA तो अथॉरिटी है, वो सर्टिफिकेट देगी एज अ पेंशन फंड, उसको एक पेंशन फंड अपॉइंट करेगी फॉर रिसीविंग। उनका मेन पर्पस क्या होगा, वो क्या करेंगे, वो रिसीव करें, कंट्रीब्यूशन को रिसीव करेंगे, अक्यूमुलेट करेंगे उसको, उसके बाद क्या करेंगे, मेकिंग पेमेंट टू द सब्सक्राइबर। उसके बाद पहले लेंगे उसको अक्यूमुलेट करेंगे, बाद में सब्सक्राइबर को पेमेंट कर देंगे, ठीक है। इस रेगुलेशंस के अकॉर्डिंगली जो वो काम करेंगे, ठीक है।
इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो रेगुलेशन बनाए गए हैं उसके अकॉर्डिंग को काम करना पड़ेगा। आगे है हमारा पॉइंट ऑफ प्रेजेंस, मींस एन इंटरमीडियरी रजिस्टर्ड विद द अथॉरिटी, और जो वो इंटरमीडियरी जो अथॉरिटी के द्वारा रजिस्टर्ड किया जाएगा उसको हम POP कहेंगे, पॉइंट ऑफ प्रेजेंस कहेंगे। ठीक है, जिसकी डेफिनेशन कहाँ दी गई, मतलब जिसकी रजिस्ट्रेशन की प्रोविजन कहाँ पे है, सब सेक्शन 27 के सब सेक्शन 3 में दिए गए हैं। एज ए पॉइंट ऑफ प्रेजेंस, और वो एक पॉइंट ऑफ मींस एंट्री पॉइंट होगा एंड कैपेबल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कनेक्टिविटी विद द सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी फॉर द पर्पसेस ऑफ रिसीविंग एंड ट्रांसमिटिंग फंड एंड इंस्टीट्यूशंस इंस्ट्रक्शंस एंड पे आउट ऑफ फंड्स। ठीक है, जो सभी काम करेगा। ठीक है, एक तरह से एक मैं बात कह दूं कि एंट्री पॉइंट होगा इस स्कीम पे। जब कोई भी ऐसा सब्सक्राइबर है, सब्सक्राइब करने जा रहा है, एंट्री पॉइंट पे सबसे पहले जिसको मिलेगा उसको वो क्या कहा जाएगा, पॉइंट ऑफ प्रेजेंस। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे ड्राफ्ट पे। जो इंपॉर्टेंट टर्म्स थी वो मैंने आपको इसमें बता दी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म थी ये। आगे है हमारा चैप्टर नंबर 2, एप्लीकेबिलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से सुनना। आगे है हमारा एप्लीकेबिलिटी, किस किस पे ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम एप्लीकेबल होगी। ठीक है, उसके बारे में है। अब इसका थर्ड रेगुलेशन, इस ड्राफ्ट की थर्ड रेगुलेशन क्या कहती है, एप्लीकेबिलिटी ऑफ यूनिफाइड पेंशन स्कीम। द ऑप्शन टू अवेल बेनिफिट अंडर द यूनिफाइड पेंशन स्कीम शैल बी अवेलेबल टू द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। देखो जो ये स्कीम है किनको दी जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को दी जाएगी। ठीक है, कौन सी उनकी कैटेगरी इनमें से ही होनी चाहिए जो नीचे लिखा गया है। ठीक है, फर्स्ट कैटेगरी कौन सी होगी, एग्जिस्टिंग सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। ए कैटेगरी में क्या आता है, ठीक है, वो सभी एग्जिस्टिंग जो हैं अभी काम कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एज ऑन 31 मार्च 2025, 31 मार्च 2025 तक जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय काम कर रहे हैं हु आर एंटाइटल्ड टू और आर कवर्ड अंडर द एनपीएस, जिनको एनपीएस की स्कीम मिल रही है या उसके अंडर आ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 20 ऑफ द एक्ट। ठीक है, इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो एक्ट है जिसके पहले हमने बात की थी ना, एक्ट क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग जिनको एनपीएस स्कीम के जो उसका फ़ायदा उठा रहे हैं उनको सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय में ये स्कीम उनके लिए एप्लीकेबल है। आगे है हमारा उसके सेकंड बी पॉइंट क्या कहता है हमारा, ऑल न्यू रिक्रूट्स इन द सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज, जो आने वाले जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होंगे, सर्विस में आने वाले सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होंगे उन पे ये एप्लीकेबल होगा। ज्वाइनिंग सच सर्विस ऑन और आफ्टर द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 2025, जो 1 अप्रैल 25 के बाद जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होंगे उन पे ये एप्लीकेबल होगा। हु कैन आइदर ऑप्ट फॉर यूनिफाइड पेंशन स्कीम और UNPS सिस्टम। ठीक है, वो उनके पास चॉइस होगी, या तो वो ये ले लें या तो वे ये ले लें। ठीक है, UPS या फिर NPS। ठीक है, आगे है हमारा सी कैटेगरी में कौन कौन से एम्प्लॉयज आते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हु वर कवर्ड अंडर द एनपीएस एंड हु हैव सुपर एनुएटेड और वॉलंटरी रिटायर्ड और हैव रिटायर्ड अंडर द FR 56J। ठीक है, विच इज नॉट ट्रीटेड एज पेनल्टी अंडर द CCA रूल 1965 ऑन और बिफोर 31 मार्च 2025 और द लीगली वेरिड स्पाउस इन केस ऑफ डिसीज्ड UPS सब्सक्राइबर एलिजिबल टू ऑप्ट फॉर UPS। ठीक है, वो सभी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई, ठीक है, जो एनपीएस के अंडर आते हैं और वो रिटायर हो गए हैं, या तो वो सुपरएनुएट हो गए हैं, या तो वो उन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले ली है, या फिर वो इनको रिटायर किया गया है इस प्रोविज़न को यूज़ करके गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, और या फिर लीगली वेरिड स्पाउस है इन केस ऑफ डेथ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई। ठीक है, उनको भी ये यूपीएस में एप्लीकेबल हैं, वो सभी एप्लीकेबल हैं इसमें। ठीक है, जिनकी इस टाइप की कंडीशन 31 मार्च 2025 से पहले वाले हैं, अगर वो रिटायर हो गया है, किसी भी वजह से रिटायर हो गया है, ठीक है, या फिर लीगली वेड स्पाउस अगर वो केस है, तो उन पे ये भी स्कीम लॉन्च एप्लीकेबल रहेगी। आगे है हमारा सेकंड सब रेगुलेशन, सेकंड क्या कहती है, द एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन बाय द एलिजिबल एम्प्लॉय टू बी कवर्ड अंडर यूनिफाइड पेंशन स्कीम शैल बी अंडरटेकन इन सच मैनर एंड विद इन सच टाइम लाइन एज डिटरमाइंड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, उनको ये ऑप्शन दी जाएगी, जो ये एलिजिबल है ना, जो सभी ये इस टाइप जो 3 टाइप के जो हमने एलिजिबिलिटी की बात की, उन सभी को ये यूपीएस में आने की एलिजिबिलिटी दी जाएगी। एक टाइम फ्रेम डिफाइन किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, उनको उस टाइम फ्रेम में ही अपनी ऑप्शन देनी पड़ेगी, अगर उन्होंने नहीं दी तो वो एनपीएस में माने जाएंगे। ठीक है, जो वो देखो द ऑप्शन वंस एक्सरसाइज्ड, अगर उन्होंने वो एक्सरसाइज करने के बाद, ठीक है, वो फाइनल मानी जाएगी एंड कैन नॉट एंड
इररिवोकेबल, उसको दोबारा रिवोक नहीं किया जाएगा। ठीक है, आगे चैप्टर 3 में हमारा है एनरोलमेंट के बारे में है। ठीक है, इसमें है हमारा एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन एंड एनरोलमेंट अंडर यूपीएस। ठीक है, एनरोलमेंट के बारे में बताया गया है। उसमें है एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन, आपके ऑप्शन के बारे में बताया गया है। द पर्सन्स एलिजिबल अंडर रेगुलेशन 3 शैल एक्सरसाइज द ऑप्शन टू बी कवर्ड अंडर द यूपीएस इन द फॉलोइंग मैनर। उन देखो, जो एलिजिबल एम्प्लॉयज़ हैं उनके पास एक ऑप्शन होगी यूपीएस में आने की, किस इस मैनर में। ठीक है, अब हम देखते हैं। जो एग्जिस्टिंग सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हु आर कवर्ड और आर एंटाइटल्ड टू एन एनपीएस सिस्टम शेल within such timeline as determined by the central government submit an application to the concerned head of office को देंगे in form A2 जो कि शेड्यूल 1 में दिया गया है, to exercise and such option to avail benefit under the unified pension scheme in accordance with this regulation। अब देखो ये बताया गया इस रेगुलेशन में ना शेड्यूल 2 में फॉर्म A2 लगाया गया है। वो फॉर्म क्या होगा, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जिस्टिंग सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होंगे ना, वो ऑप्शन, अब इसमें ये क्या है, ऑप्शन है, ये ऑप्शन फॉर्म है। किस पे ये एप्लीकेबल होगा, एग्जिस्टिंग सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ पे ये होगा एप्लीकेबल। ठीक है, वो ये फॉर्म को भर के किसको देंगे, हेड ऑफ ऑफिस को देंगे, एक टाइम फ्रेम में देना पड़ेगा उनको। आगे है हमारा द न्यू रिक्रूट्स, जो नए एम्प्लॉयज़ होंगे इन द सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज ज्वाइनिंग ऑन और आफ्टर फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल, जो आए हैं, जो इस दिन या इस दिन के बाद जो भी ज्वाइन करेंगे, शेल इमीडिएटली अपॉन ज्वाइनिंग अ सर्विस, ज्वाइनिंग के समय ही विद इन सच टाइम फ्रेम, एक या फिर एक टाइम फ्रेम जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा डिटरमाइन किया जाएगा, वो भी अपनी एप्लीकेशन सबमिट करेंगे। किसको सबमिट करेंगे, हेड ऑफ ऑफिस को, इन फॉर्म A1। वो कौन सा फॉर्म देंगे, A1 फॉर्म देंगे जो शेड्यूल 1 में दिया गया है। देखो ये क्वेश्चन आएगा आपको कभी ना कभी तो आएगा। फॉर्म A2 किसके बारे में है, ओल्ड एग्जिस्टिंग सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के बारे में है। फॉर्म A1 किसके बारे में है, न्यूली रिक्रूट सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के बारे में है ये। ठीक है, ये ऑप्शन फॉर्म है। ये ऑप्शन फॉर्म किसके रिगार्डिंग है, या तो वो यूपीएस ले या फिर वो एनपीएस में ही रहें। ठीक है, आगे है हमारा C, द एलिजिबल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हु हैव सुपर एनुएटेड और रिटायर्ड ऑन और बिफोर 31 March 2025 and were covered under the national pension system shall within such timeline as determined by the central government submit an application in form B1। वो क्या देंगे, फॉर्म B1 देंगे जो शेड्यूल 1 में दिया गया है। इसके नीचे शेड्यूल होते हैं ना, उसमें B1 फॉर्म B1 दिया गया है। किसको देंगे, वो बी हेड ऑफ ऑफिस को देंगे, टू अवेल द बेनिफिट अंडर द यूपीएस व्हेन सच बेनिफिट बिकम ड्यू एंड पेबल इन द मैनर स्पेसिफाइड अंडर रेगुलेशन 28। इस रेगुलेशन के अंडर जो भी उन पे ड्यूज होंगे। ठीक है, फर्दर फॉर्म B1 shall be applicable in respect of UPS subscriber superannuating or voluntarily retiring or retiring under FR 56J as may be applicable under the UPS on or before 1/1/4/2025। ठीक है, जो भी ऐसे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय एग्जिस्टिंग सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो एलिजिबल हैं इस यूपीएस के को लेकर, ठीक है, जो अगर वो रिटायर हो जाते हैं 1 अप्रैल 2025 से पहले, ठीक है, वो अपनी ऑप्शन किस फॉर्म में देंगे, फॉर्म B1 में लिख के देंगे। अपनी ऑप्शन किसको देंगे, हेड ऑफ ऑफिस को देंगे। ठीक है, इन सभी में कौन कौन से एम्प्लॉयज़ आ जाते हैं, अगर उस एम्प्लॉयज़ ने सुपर एनुएशन हो गई है, जिन्होंने सुपर एनुएट हो गए हैं, या फिर वॉलंटरी रिटायरमेंट ले ली है। ठीक है, या फिर उनको रिटायर कर दिया गया है इस प्रोविज़न को यूज़ करके। आगे है हमारा इन केस ऑफ डिसीज्ड सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई who was covered under the NPS and was eligible to avail benefit under the UPS, the option to shift to UPS shall be submitted by the legally wedded spouse within timeline as determined by the central government to the head of office in form B1 में दिया जाएगा। ठीक है, such form shall also be available in respect of deceased central government employee who has superannuated or voluntarily retired or has retired under this। ठीक है, अब इसमें यह बताया गया है फॉर्म B2 कौन देंगे, लीगली वेरिड स्पाउस देगी। ठीक है, उस केस में दिया जाएगा। ठीक है, अगर वो अपनी ऑप्शन देना चाहते हैं 1 अप्रैल 2025 से पहले। ठीक है, आगे है हमारा द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय इंक्लूडिंग सुपर एनुएटेड और रिटायर्ड एम्प्लॉय लीगली वैलिड स्पाउस ऑफ डिसीज्ड रिटायर। ठीक है, who do not exercise the option with the timeline laid by the central government shall be deemed to have opted for the containing under the NPS। अगर किसी ने इस ऑप्शन को नहीं लिया वो डीम्ड माना जाएगा एनपीएस में ही। ठीक है, द ऑप्शन शैल बी एक्सरसाइज इन फॉर्म
A1 A2 B1 B2 जिसकी हमने बात की है, एज मे बी एप्लीकेबल एंड सबमिटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई और द लीगली वेल्ड स्पाउस एज द केस मे बी टू द हेड ऑफ ऑफिस को दी जाएगी। हु शेल एक्सेप्ट द सेम, जो इसको एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है, काउंटर साइन, इस पे साइन करेंगे अपने, ठीक है, इस फॉर्म पे साइन करेंगे। देखो जो किसी भी टाइप का जो एम्प्लॉई है ना, जो जो एलिजिबल एम्प्लॉई है, वो अपनी ऑप्शन किसको देगा, हेड ऑफ ऑफिस को देगा, ठीक है, जो इसको क्या करेंगे, काउंटर साइन करेंगे, ठीक है, इस पे डेट मेंशन करेंगे, ठीक है। आफ्टर वेरीफाइंग द इन्फॉर्मेशन सर्विस बुक, इस पे जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है ना, उसको सर्विस बुक के साथ कंपेयर करेंगे, वो सही है, मीन इसको ऑथेंटिसिटी को चेक करेंगे, ठीक है। आगे है एक प्रॉपर टाइम लाइन के अकॉर्डिंग ही करेंगे। उसके बाद ये क्या होगा, हेड ऑफ ऑफिस क्या करेंगे, शेल सेंड द कॉपी ऑफ द वेरीफाइड फॉर्म विद इन सच टाइमलाइन एज डिटरमाइंड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द डेट ऑफ रिसीट टू द DDA ड्राइंग एंड डिस्पर्सिंग ऑफिसर। अब देखो, जो ये मैं आपको इसके इसमें बताना चाहता हूँ, ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है ना, वो अपनी ऑप्शन, किसी भी टाइप की ऑप्शन हो सकती है जिसकी हमने बात की, वो किसको देगा, हेड ऑफ ऑफिस को देगा। वो इसको सर्विस बुक के साथ कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने के बाद एक उस पे इसकी एक कॉपी पे मतलब उस पे साइन करेंगे और डेट डालेंगे, उसकी एक कॉपी वो DDO को दे देंगे, ड्राइंग एंड डिस्पर्सिंग ऑफिसर को दे देंगे, ठीक है। एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर ही उनको ये देना पड़ेगा। एंड ड्राइंग एंड डिस्पर्सिंग ऑफिसर शेल प्रोसेस एंड फॉरवर्ड द कॉपी टू द फॉर्म टू द ऑफ द फॉर्म टू द पे एंड अकाउंट ऑफिसर एंड चेक ड्राइंग एंड डिस्पर्सिंग ऑफिसर विद सच टाइमलाइन एज डिटरमाइंड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर डेट ऑफ रिसीट, ठीक है। ये फर्दर क्या करेंगे, इसको प्रोसेस करेंगे, उसकी एक कॉपी किसको दे देंगे, वो PAO को, पे एंड अकाउंट ऑफिसर को दे देंगे, या फिर CDD को दे देंगे, चेक एंड ड्राइंग डिस्पर्सिंग ऑफिसर को देंगे। एक टाइम के अंदर अंदर ही देंगे वो, ठीक है। उसके फर्दर क्या होगा, पे एंड अकाउंट ऑफिसर और द चेक ड्राइंग एंड डिस्पर्सिंग ऑफिसर एज द केस मे बी शेल प्रोसेस द फॉर्म रिसीव्ड फ्रॉम द DDO एंड फॉरवर्ड इट टू द CRA, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, PAO क्या करेगा, फर्दर इसको जो ये फॉर्म रिसीव हुआ है उसको वो CRA को ट्रांसफ़र कर देंगे, सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी, ठीक है। विद इन सच टाइम फ्रेम, उसी टाइम फ्रेम में होगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा दिया जाएगा, ठीक है। ये चेंज चलेगी ऐसे, ठीक है। आगे है हमारा, द हेड ऑफ ऑफिस शेल इंश्योर दैट सच फॉर्म विद द रिक्वायर्ड सब्सक्राइबर डिटेल आर रिसीव्ड विद इन सच टाइमलाइन एज डिटरमाइंड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन रिकॉर्ड इन duly वेरीफाइड एज पर सर्विस बुक सेंड टू PAO थ्रू DDO के द्वारा PAO को दिया जाएगा फॉर फर्दर प्रोसेसिंग इट इन द सिस्टम ऑफ CRA, उसको फर्दर CRA में प्रोसेसिंग किया जाएगा। फर्दर एनी रिक्वेस्ट फॉर अपडेट इन द UPS, अगर कोई इसमें आगे जाके कोई भी UPS सब्सक्राइबर इसमें अपनी पर्सनल डिटेल्स को लेकर कोई भी चेंजेस करता है, कोई बैंक डिटेल में चेंज करता है, कोई KYC में चेंज करता है, शेल ऑल्सो बी वेरीफाइड बाय द हेड ऑफ, वो भी सर्विस बुक को देखकर हेड ऑफ ऑफिस उसको वेरीफाई करेंगे, पे एंड अकाउंट ऑफिसर को DDO के थ्रू सेंड कर देंगे, जो उसको सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी में सेंड कर देंगे, ठीक है। ये बताया गया है सारा प्रोसेस जिसकी हमने पहले बात की थी। आगे है हमारा, एवरी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई, ठीक है, वो सभी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई 6 मंथ प्रायर टू सुपरएनुएशन, ठीक है, वो क्या करेंगे, 60 साल की उम्र से होने से पहले 6 मंथ प्रायर, ठीक है, वो क्या करेंगे, शेल सबमिट द डिटेल ऑफ हिज हर लीगली वैलिड स्पाउस, वो क्या देंगे, अपनी डिटेल, लीगली वैलिड स्पाउस की अपनी डिटेल देंगे, ठीक है। अब जो अगर वो हस्बैंड है तो वो अपनी वाइफ की डिटेल देगा, वाइफ है तो अपनी हस्बैंड की डिटेल देगा, इसको स्पाउस कहा जाता है, ठीक है ना। एज पर सर्विस रिकॉर्ड इन फॉर्म D ऑफ शेड्यूल 1, ठीक है, किस फॉर्म में देंगे, फॉर्म D, जो शेड्यूल 1 के में एक फॉर्म D लगा हुआ है, उसमें अपनी डिटेल्स, अपने स्पाउस, लीगली वेड स्पाउस की डिटेल भर के देंगे, कि कब देंगे, 6 मंथ बिफोर सुपरएनुएशन। किसको देंगे, हेड ऑफ ऑफिस को देंगे। द हेड ऑफ ऑफिस शैल वेरीफाई द डिटेल विद द सर्विस रिकॉर्ड एंड ऑथेंटिकेट एंड सेंड द इन्फॉर्मेशन टू PAO थ्रू DDO फॉर फर्दर प्रोसेसिंग सिस्टम इनटू CRA, ठीक है। वैसे ही प्रोसेस रहेगा जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई, ठीक है, होगा 6 मंथ पहले किसको देगा, ये अपने हेड ऑफ ऑफिस को देगा, हेड ऑफ ऑफिस फर्दर किसको देगा, DDO को देगा, DDO फर्दर किसको देगा, पे अकाउंट ऑफिसर, पे जिसको हम कहते हैं पे एंड अकाउंट ऑफिसर, ठीक है, अकाउंट ऑफिसर या फिर चेक डिस्पर्सिंग ऑफिसर, ठीक है, ये फर्दर CRA में प्रोसेसिंग कर देंगे, ठीक है। आगे है हमारा, पर्सन ड्राइंग बेनिफिट अंडर यूनिफाइड पेंशन स्कीम शैल सबमिट एनुअल सर्टिफिकेट। अब देखो, जो इस स्कीम में जो बेनिफिट्स लेंगे, मीन्स पे आउट लेंगे, उनको हर
एनुअली हर साल एक लाइफ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, CRA को देना पड़ेगा 1 साल में एक बार। किस मंथ में देना पड़ेगा? नवंबर में देना पड़ेगा, ठीक है। लाइफ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा किस मंथ में? नवंबर में देना पड़ेगा। किसको देना पड़ेगा? ये CRA को देना पड़ेगा इन द फॉर्म ई। इसके शेड्यूल 1 के नीचे ना फॉर्म ई है, वो भर के देना पड़ेगा लाइफ सर्टिफिकेट, ठीक है। उस अगर आप ये फॉर्म नहीं देते तो आपको एश्योर्ड पेंशन पे आउट नहीं मिलेगी, ठीक है। अगर वो लेना चाहते हो तब उसके लिए आपको हर साल नवंबर में देना पड़ेगा लाइफ सर्टिफिकेट। द एनरोलमेंट अंडर यूनिफाइड पेंशन स्कीम एंड द टाइमलाइन देयर ऑफ टू बी फॉलोड बाय नोडल ऑफिसर शैल बी डिटरमाइंड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट टाइमलाइन को डिफाइन करेगी, उसको फॉलो कौन करवाएगा? नोडल ऑफिसर फॉलो करवाएगा, ठीक है। आगे है हमारा परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, प्रान नंबर, ठीक है। एक अकाउंट नंबर होगा, ठीक है, हर यूपीएस सब्सक्राइबर का होगा। ये सब्सक्राइबर कवर्ड अंडर क्लॉज बी ऑफ सब रेगुलेशन 1 ऑफ रेगुलेशन 4 शेल सबमिट सब्सक्राइबर रेगुलेशन फॉर्म, ठीक है। अब जो आगे आपने जो हमने पढ़ा था पहले, बी में कौन कौन से एलिजिबल एम्प्लॉयज़ आते थे? जो नए वाले हैं, नए वाले जो एम्प्लॉयज़ होंगे, न्यूली रिक्रूटेड सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो होंगे, वो ये वाला फॉर्म देंगे, सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन फॉर्म देंगे, जो कि अथॉरिटी द्वारा अप्रूव्ड किया गया है फॉर रजिस्ट्रेशन। किसके लिए? यूपीएस स्कीम में अपने को रजिस्टर्ड पंजीकृत करवाने के लिए। अलॉन्ग इसके साथ कौन सा फॉर्म देंगे? फॉर्म A1 जिसकी पहले हमने बात कर ली थी ना, वो भी देंगे और ये भी देंगे, क्योंकि इनका प्राण तो फर्स्ट टाइम बनेगा ना। एज आइडेंटिफाइएबल यूपीएस परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, फिर क्या होगा? उनको एक यूनिक आइडेंटिफाई नंबर यूपीएस प्राण नंबर उनको अलोकेट किया जाएगा, ठीक है। आगे है हमारा सेकंड पॉइंट, क्या कहता है? सब रेगुलेशन 2 हमारी क्या कहती है? द इंडिविजुअल कॉर्पस ऑफ यूपीएस सब्सक्राइबर फॉलिंग अंडर क्लॉज ए ऑफ सब रेगुलेशन 1 ऑफ रेगुलेशन 4 ऑफ दिस रेगुलेशन अपॉन ऑप्शन फॉर यूपीएस स्कीम बी ट्रांसफर्ड टू द प्राण ऑफ यूनिफाइड पेंशन स्कीम। अब इसमें सिंपली ये बताया गया है, जो आपका फंड है, जो एग्जिस्टिंग, जो पहले अब जो काम कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई, ठीक है, अगर वो इस ऑप्शन को अडॉप्ट कर लेते हैं यूपीएस को, तो उनका जो ऊपरला वाला कॉर्पस था ना, वो यूपीएस कॉर्पस में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आगे है हमारा फॉर द पर्पस ऑफ सब रेगुलेशन 2। अब इस पर्पस को देखते हुए सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी शेल upon intimation of exercise of choice by the subscriber to opt for unified pension scheme process the transfer of individual corpus in such manner and with such timeline as may be determined by the authority, ठीक है। अब जो पैसा ट्रांसफर करेगा वो कौन करेगा? CRA करेगा, एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग और मैनर के अकॉर्डिंग ही करेगा। जो डिटरमाइन कौन करेगा? अथॉरिटी करेगी, ठीक है। आगे है हमारा यूपीएस सब्सक्राइबर में एन एडिशन हैव एन अकाउंट अंडर एनपीएस सिस्टम ऑन अ वॉलंटरी बेसिस अंडर ऑल सिटीजन मॉडल। अब देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर आप ध्यान देना, ठीक है। ये पॉइंट क्वेश्चन में पेपर में आ सकता है, ठीक है। अगर आप देखो, अगर आपको पता हो यूनिफाइड पेंशन स्कीम में टायर 1 अकाउंट होता है और टायर 2 अकाउंट होता है, ठीक है ना। टायर 1 अकाउंट तो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए होता है, ठीक है। टायर 2 अकाउंट सभी ऑल सिटीजन के लिए होता है, अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय या कोई भी एम्प्लॉय नहीं है जो, उन सभी के बेनिफिट्स के लिए टायर 2 अकाउंट को इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। इसमें क्या होता है? सिर्फ एम्प्लॉय मतलब इसमें सिटीजन ही इसमें कंट्रीब्यूट करता है, गवर्नमेंट की कोई भी, इसके अलावा गवर्नमेंट की कोई भी ऐसी कंट्रीब्यूशन नहीं रहती, ठीक है, टायर 2 अकाउंट में। इसमें ये बताया गया है, जो भी ऐसा गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जिसने यूपीएस को सब्सक्राइब कर लिया है, वो इसके साथ साथ टायर 2 अकाउंट भी एनपीएस का खुलवा सकता है, ठीक है। अगर आप इसकी डिटेल नॉलेज लेना चाहते हैं, ठीक है, यूनिफाइड नेशनल पेंशन स्कीम सिस्टम के बारे में, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपके कमेंट ज़्यादा होंगे इसको लेकर, तो हम ज़रूर ऐसी ही वीडियो पॉइंट बाय पॉइंट आपको एनपीएस बता देंगे। मैं कोशिश करूंगा कि आपको 17 तारीख से पहले पहले ही बता दूं, या फिर 1 अप्रैल 2025 से, जब भी आपको ऑप्शन दी जाएगी उससे पहले आपको एनपीएस के बारे में ही बता दूं। अब उसका बेनिफिट आपको क्या रहेगा? अगर आपको देखो, यूपीएस के बारे में तो हम कवर कर ही लेंगे, अब कर ही रहे हैं, ठीक है ना, आपको टोटली नॉलेज हो जाएगी इसकी। उसके साथ साथ अगर आपको एनपीएस के बारे में अगर फुल नॉलेज नहीं है, तो आप इस पे कैसे कंपैरिजन करोगे ना। आपको कंपैरिजन करने के लिए दोनों की थॉरली नॉलेज होनी चाहिए ना, कौन आप क्या आपके लिए बेनिफिट रहेगा, ठीक है। ये हमारा देखो, ये टॉपिक आपको पढ़ाने का ये मेन मकसद ये है हमारा, आप अपने अकॉर्डिंग अपने आप को पता कर सकते हैं कि मेरी आने वाले समय में कितनी पे आउट बनेगी, ठीक है, या मेरी कितना मेरा कॉर्पस बनेगा, उस कॉर्पस के अकॉर्डिंग मेरी कितनी पे आउट बनेगी, ठीक है, या मेरी कितनी एन्युटी बनेगी। एन्युटी एनपीएस के टर्म्स में होती है,
पे आउट यूपीएस के टर्म में होती है, ठीक है। आगे है हमारा चैप्टर नंबर 4 बेनिफिट्स के बारे में है। बेनिफिट्स क्या क्या होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से सुनना। सिक्स्थ रेगुलेशन हमारी क्या कहती है, एलिजिबिलिटी टू रिसीव बेनिफिट, ठीक है। किन किन को किन किन को ये बेनिफिट्स मिलेंगे, ठीक है, कौन एलिजिबल है इस बेनिफिट को लेने में। फर्स्ट सब रेगुलेशन 1 क्या कहती है, सब्जेक्ट टू द कंडीशन स्पेसिफाइड, कुछ कंडीशंस में ही अगर आपकी ये कंडीशन फुलफिल होगी ना तभी आपको एश्योर्ड पे आउट दिया जाएगा, ठीक है, बेनिफिट्स तभी दिए जाएंगे, ठीक है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम बेनिफिट शेल बी अवेलेबल ओनली इन द फॉलोइंग केसेस, सिर्फ इन्हीं केसों में मिलेगा, अदरवाइज इसके अलावा कोई भी केस में आपको ये नहीं दिया जाएगा। केस कौन कौन से होंगे, क्लोज ए हमारा क्या कहता है, इन केस ऑफ एन एम्प्लॉई सुपर एनुएटिंग आफ्टर क्वालिफाइंग सर्विस ऑफ 10 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ सुपर एनुएशन, ठीक है, कोई भी ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई अगर उसकी रिटायरमेंट हो जाती है सुपर एनुएशन 60 साल की उम्र में, उनकी कम से कम 10 साल की क्वालिफाइंग सर्विस होनी चाहिए, तभी आपको पे आउट दिया जाएगा, इसका बेनिफिट दिया जाएगा, ठीक है। कब से, डेट ऑफ सुपरएनुएशन से। आगे है हमारा इन केस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट रिटायरिंग एन एम्प्लॉई अंडर प्रोविजन ऑफ FR 56J, ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ सच रिटायरमेंट। अब देखो इसके बारे में मैंने आपको कहा था कि आप हमारी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, उसके इस प्रोविजन को यूज़ करके अगर सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉय को रिटायर करती है, उस केस में भी इन सभी को एम्प्लॉयज़ को दिया जाएगा, ठीक है। कब से दिया जाएगा, फ्रॉम द डेट ऑफ सच रिटायरमेंट, ठीक है। आगे है हमारा इन केस ऑफ वॉलंटरी रिटायरमेंट आफ्टर अ मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस पीरियड ऑफ 25 ईयर फ्रॉम द डेट सच एम्प्लॉय वुड हैव सुपर एनुएटेड। अब देखो इसमें आप ध्यान से सुनना, ये क्या बात है, ठीक है। अब इसमें आपने देखा फ्रॉम द डेट ऑफ सच रिटायरमेंट, ठीक है। अगर गवर्नमेंट आपको इस प्रोविजन को यूज़ करके फंडामेंटल रूल्स के 56J को यूज़ करके अगर वो आपको रिटायर करती है तो तभी से ही आपको बेनिफिट्स दिए जाएंगे। अगर आपने कोई वीआरएस ले ली है, वीआरएस में आपकी कम से कम क्वालिफाइंग सर्विस 25 ईयर की इस रूल्स के अकॉर्डिंग है, तभी आपको ये मिलेगा। मिलेगा कब, आपकी जब सुपर एनुएटेड मानी जाएगी। मींस इसका मतलब क्या है, अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय 52, 53, 54 जो भी इसमें है, इससे 60 साल से पहले आता है ईयर, उसमें कोई भी अपनी रिटायरमेंट ले लेता है, ठीक है, उसकी मींस क्या कहने की बात ये है, उसकी कम से कम 25 साल की सर्विस है, तो रिटायर तो वो अब हो गया, मिलेगी कब से, जब एक्चुअल में उसकी 60 साल उम्र हो जाएगी, ठीक है, तब से ये पे आउट दिया जाएगा। यूनिफाइड पेंशन स्कीम ऑप्शन शेल नॉट अप्लाई इन केस ऑफ रिमूवल के केस में नहीं दिया जाएगा, डिसमिसल के केस में नहीं दिया जाएगा और रेजिग्नेशन के केस में नहीं दिया जाएगा, ठीक है, यूपीएस एप्लीकेबल नहीं रहेगी, ठीक है। आगे है हमारा लमसम पेमेंट के बारे में बताया गया है, अ यूपीएस सब्सक्राइबर शेल बी एंटाइटल्ड टू लमसम पेमेंट इक्विवेलेंट टू 1/10, जो किसके इक्विवेलेंट होगा, 1/10, ठीक है, 1/10 ऑफ वट, ऑफ लास्ट ड्राइंग बेसिक पे एंड डियरनेस अलाउंस अलॉन्ग विद thereon as on the date of superannuation or voluntary retirement or retirement under FR 56J as may be applicable for each completed 6 months of service as certified by the head of office, ठीक है। इसमें ये बताया गया है जब आपकी रिटायरमेंट होगी ना, किसी भी टाइप की रिटायरमेंट होगी इन तीनों में से, तो आपको एक लमसम पेमेंट दी जाएगी। देखो पे आउट तो आपको दिया जाएगा ही जाएगा, उसके साथ साथ आपको एक लमसम पेमेंट दी जाएगी जो इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगी, ठीक है। वो किस हिसाब से दी जाएगी, 1/10 ऑफ द बेसिक पे प्लस DA का, ठीक है, वो किस फ्रिक्वेंसी में दी जाएगी, फॉर ईच कंप्लीटेड 6 मंथ ऑफ सर्विस, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग दी जाएगी, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अगर आपकी सर्विस 10 साल की हो गई है तो इसमें एक साल में जैसे हम देखते हैं तो 6 मंथ कितने आते हैं, 2 आते हैं, 10 साल में कितने आएंगे, 20, तो आप क्या करोगे, हाफ बेसिक पे प्लस DA का निकाल के, इसके 1/10 निकाल के, ठीक है, इंटू आप 20 से, टोटल नंबर ऑफ 20, ठीक है। आगे है provided that the lump sum payment shall become payable when the assured payout becomes due for payment, ये तब दिया जाएगा जब आपको पे आउट दी जाएगी, ठीक है। इसका फॉर्मूला आप देख लेना, लम्प सम पेमेंट इक्वल टू E/10 इंटू एल आपकी लेंथ ऑफ सर्विस है, जैसे कि जिसको काउंट कैसे किया जाएगा, 6 मंथ के अकॉर्डिंग किया जाएगा, ठीक है। ई हमारी क्या है, ई हमारी है बेसिक पे
प्लस DA, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं। ई इमोल्यूमेंट होगी, इमोल्यूमेंट में क्या आएगा, बेसिक पे एंड DA किस समय की होगी, जब वो कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय सुपर एनुएट हुआ है या वॉलंटरी रिटायरमेंट ली है या उसको रिटायर किया गया है, ठीक है। और एल क्या होगा, लेंथ ऑफ सर्विस, नंबर ऑफ कंप्लीट 6 मंथ, ठीक है। जितने भी 6 मंथ कंप्लीट हो जाएंगे और क्वालिफाइंग सर्विस के, उसके अकॉर्डिंग किया जाएगा। जो डिटरमाइन कौन करेगा, हेड ऑफिस करेगा। अब देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक्सप्लेनेशन ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनना। फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग ऑफ ईच कंप्लीटेड 6 मंथ ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस एनी पीरियड लेस देन 6 मंथ शैल नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट। अगर देखो कम से कम मतलब 6 मंथ काउंट होंगे, ठीक है। अगर कोई भी लास्ट में ऐसा हो जाता है कि 6 मंथ से कम आता है तो उस 6 मंथ के ब्लॉक को नहीं काउंट किया जाएगा, ठीक है। मीन्स कहने की ये बात है, अगर आपकी सर्विस 2 साल मतलब 25 साल 1 मंथ की होती है, मतलब 5 मंथ की होती है ना, तो उस केस में क्या होगा, 25 साल में 50 होंगे। ये 5 मंथ है ना, 6 मंथ से कम है तो ये कंसिडर नहीं किया जाएगा, 50 ही माना जाएगा आपका। आगे, दिस लमसम पेमेंट shall be in addition to the assured payout payable to the UPS and shall not affect the quantum of the assured payout। इसकी बात मैंने पहले कर ली, इसमें कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। assured payout के बारे में क्या है, इंपॉर्टेंट टर्म है ये, ठीक है। पेआउट, पेआउट शैल बी कंप्यूटेड पेएबल एज एप्लीकेबल। इस पेआउट को कैलकुलेट किया जाएगा और दिया जाएगा इसके अकॉर्डिंग दिया जाएगा, इस मैनर में दिया जाएगा, एश्योर्ड पेआउट, ठीक है। पेआउट में एक टर्म है एश्योर्ड पेआउट। एश्योर्ड पेआउट किस कब ये दिया जाएगा, किस मैनर में दिया जाएगा, शैल बी एप्लीकेबल एट 50%, ठीक है। 50% से दिया जाएगा ऑफ द एवरेज, किसका 50%, एवरेज ऑफ लास्ट 12 मंथ बेसिक पे, ठीक है। जो लास्ट 12 मंथ की बेसिक पे होगी इमीडिएटली प्रायर टू द डेट ऑफ सुपर एनुएशन, वॉलंटरी रिटायरमेंट या इस टाइप के रिटायरमेंट के इमीडिएटली, ठीक है। जब आपकी रिटायरमेंट हो जाएगी होगी उससे इमीडिएट मीन्स उस मंथ से लेकर 12 मंथ, ठीक है, उसका एवरेज निकाल के उसका 50%, ठीक है, वो आपको दिया जाएगा। सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग, उसमें कुछ कंडीशंस हैं। उसमें कंडीशन क्या है, ये तभी दिया जाएगा अगर आपकी कंप्लीशन ऑफ मिनिमम 25 ईयर ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस बाय अ यूपीएस सब्सक्राइबर। अगर यूपीएस सब्सक्राइबर की मिनिमम 25 ईयर की सर्विस होगी तभी दिया जाएगा। रेगुलर एंड टाइमली रिसीट ऑफ कंट्रीब्यूशन, ठीक है। अगर आपकी दूसरी कंडीशन क्या है, जो भी कंट्रीब्यूशन होगी वो रेगुलर होनी चाहिए, टाइमली होनी चाहिए, ठीक है, विदाउट एनी मिसिंग क्रेडिट ऑफ कंट्रीब्यूशन। कोई भी इसमें कोई मिस नहीं आना चाहिए कंट्रीब्यूशन में ऑफ बोथ, दोनों की, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय फॉर ईच मंथ ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस। क्वालिफाइंग सर्विस के पूरे हर मंथ कोई भी आपकी मिसिंग नहीं होनी चाहिए या फिर डिले नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे है हमारा इंडिविजुअल कॉर्पस बीइंग इक्वल टू और मोर देन बेंचमार्क कॉर्पस ओन एज ऑन द डेट ऑफ सुपरएनुएशन और वॉलंटरी रिटायरमेंट और रिटायरमेंट दिस। और आपका जो इंडिविजुअल कॉर्पस है ना, या और आपका उसका वो बेंचमार्क कॉर्पस के या तो इक्वल होना चाहिए या इससे ज़्यादा होना चाहिए तभी होगा। मीन्स क्या है, अगर आपका इंडिविजुअल कॉर्पस बेंचमार्क कॉर्पस से कम हो गया ना तो उसी प्रपोर्शन से आपकी पेंशन मतलब पे आउट भी रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग एश्योर्ड पे आउट, इसका फॉर्मूला ये है, एश्योर्ड पे आउट ए इक्वल टू हाफ ऑफ पी इंटू क्यू बाई 300 इंटू आई सी बाई बी सी, ठीक है। इसमें क्या है, देखो हाफ क्या डिनोट करता है, 50%, आपको पता ही है 50%, ठीक है। परसेंट मीन्स 100, मीन्स क्या हो गया 1/2, ठीक है, ये इसको डिनोट कर रहा है। 50% ऑफ वट, 50% ऑफ, ये क्या है, एवरेज है ना, ये बेसिक पे एवरेज, एवरेज ऑफ बेसिक पे ऑफ लास्ट 12 मंथ की एवरेज है ये, ठीक है। क्यू होगी आपकी क्वालिफाइंग सर्विस, ठीक है, बाय 300, 300 क्या इसका मतलब क्या है, 25 इंटू 12 जो 300 होता है, ठीक है, इंटू इंडिविजुअल कॉर्पस बाय बेंचमार्क कॉर्पस, ये प्रोपोर्शन निकाल देगा, ये भी प्रोपोर्शन निकाल देगा। मीन इसका इसमें इसको प्रोपोर्शन में रखने का ये बेनिफिट होता, मतलब ये इसका ये कारण है कि अगर इंडिविजुअल कॉर्पस कम हो जाता है ना तो इसी प्रोपोर्शन से आपकी वैल्यू कम हो जाएगी। मीन्स क्या है, अगर इंडिविजुअल कॉर्पस 100 है और बेंचमार्क कॉर्पस 100 है तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं डलेगा आपकी एश्योर्ड पेंशन पे या एश्योर्ड पे आउट पे, कोई भी इफेक्ट नहीं डलेगा। अगर आपका दूसरी एग्जांपल हम देखें, अगर आपका इंश्योर्ड अगर आपका इंडिविजुअल कॉर्पस 90 है, बेंचमार्क 100 है, तो क्या होगा, इस प्रोपोर्शन से तो आपकी पे आउट डिक्रीज होगी ना, ठीक है। आगे है हमारा क्यू कौन डिटरमाइन करेगा, हेड ऑफ ऑफिस सर्टिफाई करेगा, ठीक है। अगर प्रोवाइडेड दैट क्यू इज लेस देन 120, अगर ये क्यू 120 से लेस है, यूपीएस शैल नॉट बी एप्लीकेबल
ठीक है। तो उस केस में यूपीएस नहीं दी जाएगी। मीन्स क्या है, कम से कम 10 साल की सर्विस होनी चाहिए ही चाहिए। 10 इंटू 12 दैट इज 120, ठीक है। मोर देन 300 देन क्यू शैल बी टेकन एज 300। अब इसमें यह बात बताई गई है, इस क्यू अगर आपकी सर्विस 25 साल से ज़्यादा है तो ऑब्वियस है मंथ 300 से ज़्यादा हो जाएंगे। अगर ज़्यादा होते हैं तो आपने 300 ही इसको मानना है, ठीक है। मीन्स ये 300 तक कैप फिक्स की गई है, उससे ऊपर नहीं जा सकता क्यू की वैल्यू। आईसी वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल कॉर्पस, जो इंडिविजुअल कॉर्पस की वैल्यू होगी। बीसी क्या होगा, वैल्यू ऑफ द बेंचमार्क कॉर्पस, जिस इसकी बात हम आगे करेंगे। प्रोवाइडेड फर्दर दैट इफ द इंडिविजुअल कॉर्पस इज लेस देन बेंचमार्क कॉर्पस, अगर प्रोवाइडेड आगे कंडीशन बताई गई है, अगर इंडिविजुअल कॉर्पस बेंचमार्क कॉर्पस से कम हो जाता है तो यूपीएस सब्सक्राइबर, जो सब्सक्राइब सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है जिसने यूपीएस सब्सक्राइब कर लिया है, उसके पास एक ऑप्शन होगी, जो ये शॉर्टफॉल रहेगा ना, इनमें जो डिफरेंस रहेगा, मीन्स अगर सपोज कर लो इंडिविजुअल कॉर्पस आपका 90,000 है और बेंचमार्क कॉर्पस आपका 1 लाख है, ठीक है। उस केस में डिफरेंस क्या आ गया, 10,000 कम है, तो आपको ये ऑप्शन दी जाएगी कि आप अपनी ओर से इसको रिप्लेनिश कर दें, इसको फिलअप कर दें, ठीक है। इसे इक्वलेंट आ जाए, जिसकी हेल्प से आपके पे आउट पे कोई भी असर ना हो, आपको एडमिसिबल पे आउट मिले, ठीक है। आगे है हमारा, अगर ये बताना चाहते हैं अगर आप ये रिप्लेनिश नहीं करते, इसको नहीं डिपॉजिट करवाते, तो प्रोपोर्शनेटली आपकी पे आउट डिक्रीज हो जाएगी। मिनिमम गारंटीड पे आउट, मिनिमम एक गारंटीड पे आउट होगी उस केस में होगी जब आपकी 10 साल की सर्विस है, ठीक है। कितनी मिलेगी आपको, 10,000 मिलेगी। कुछ कंडीशंस क्या है, मिनिमम आपकी 10 साल की सर्विस होनी चाहिए, ठीक है। और इंडिविजुअल कॉर्पस बीइंग इक्वल टू और मोर देन बेंचमार्क कॉर्पस एज ऑन द डेट ऑफ सुपरएनुएशन और रिटायरमेंट दिस, और आपका जो इंडिविजुअल कॉर्पस है ना वो बेंचमार्क कॉर्पस के इक्वल होना चाहिए। मींस क्या है, आपने जो भी आपका कॉर्पस है ना उसमें से कोई भी विड्रॉल ना ली हो, ठीक है। बेंचमार्क का कॉन्सेप्ट आप हम आगे से आगे देखेंगे। मैंने इससे पहले भी जो प्रीवियस 2 वीडियो आई हैं उसमें बेंचमार्क कॉर्पस के बारे में डीपली बताया है, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। आगे है हमारा द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ मिनिमम गारंटीड पे आउट। मिनिमम गारंटीड पे आउट को कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला है, ठीक है। इफ 1/2 ऑफ पी इक्वल इंटू क्यू बाई 300 इंटू आई सी बाई बी सी लेस देन 10,000, ठीक है। अब देखो लेस देन 10,000 होता है तो क्या होगा, वेयर कब होगा ये, क्यू इज मोर देन और इक्वल टू 120, ठीक है। जो ये क्वालिफाइंग सर्विस है ना कम से कम 120 या उससे ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। मींस क्या होगा, 10 साल से तो कम से कम सर्विस तो एलिजिबल ही नहीं है वो, ठीक है। और आईसी और बीसी के इक्वल होना चाहिए, तभी मिनिमम गारंटीड पे आउट विल बी 10,000 बनेगी, ठीक है। इस केस में ये बताया गया है, इफ क्यू इज मोर देन और इक्वल टू 120 आईसी और बाय बीसी इज लेस देन 1, ठीक है। अगर आपका क्यू इक्वल है 120 से इक्वल है या उससे ज़्यादा है और आपकी आईसी बाय बीसी 1 से कम है, मींस क्या इसमें क्या बताना चाह रहे हैं, अगर आपकी क्वालिफाइंग सर्विस 10 साल की है मतलब 120 आ गया क्यू, ठीक है। और आपकी आईसी इंडिविजुअल कॉर्पस आपकी बेंचमार्क कॉर्पस से कम है, तभी ये वैल्यू 1 से कम आएगी ना, तभी ये वैल्यू 1 से कम आएगी। अगर ये कंडीशन है तो क्या होगा, एन इन्वेस्टमेंट चूजन बाय इंडिविजुअल अदर देन डिफॉल्ट पैटर्न और पार्शियल विड्रॉल और मिसिंग क्रेडिट। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या है कि या तो आपने इसमें से पैसे निकाले हैं, ठीक है, या तो आपने कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट कर दी कि जिससे आपको रिटर्न कम मिल गई, ठीक है। ये यही हो सकते हैं, या फिर आपके कंट्रीब्यूशन में कोई कमी आ गई, हर मंथ एक मंथ छूट गया या कुछ ने मल्टीपल मंथ छूट गए, तो उस वजह से आपकी इंडिविजुअल कॉर्पस पे इफेक्ट डलेगा ना। इन केस ऑफ इस केस को देखते हुए द यूपीएस सब्सक्राइबर हैव अ चॉइस टू रिकॉप द शॉर्टफॉल। जो ये देखो इसकी वैल्यू 1 से कम हो गई ना, इसको आप अगर 1 के इक्वल लेना चाहते हो तो आपको इसमें फंड डालना पड़ेगा ना, आपके पास चॉइस होगी। अगर चॉइस नहीं डालते तो प्रोपोर्शनेटली आपकी पे आउट डिक्रीज हो जाएगी, मीन्स आपको 10,000 से भी कम दिया जाएगा। आगे है हमारा प्रोपोर्शनेट पे आउट। प्रोपोर्शनेट पे आउट के बारे में क्या है, फुल अश्योर्ड पे आउट शैल बी प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस्ड इफ एनी ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस। देखो जो अश्योर्ड पे आउट है ना वो भी कुछ प्रोपोर्शनेट से डिक्रीज हो सकती है इस कंडीशंस में, क्वालिफाइंग सर्विस ऑफ 10 ईयर और मोर बट लेस देन 25 ईयर, ठीक है। ये तो ऑब्वियस ही है ना, अगर आपकी 10 साल से लेकर 25 साल के बीच में है, मीन्स आपकी 25 साल पूरे नहीं हुए ना, फुल अश्योर्ड के लिए 25 साल जरूरी है, तो अगर आपकी बीच में सर्विस लाई करती है तो अश्योर्ड पे आउट भी आपका रिड्यूस हो जाएगा। नंबर ऑफ मंथली कंट्रीब्यूशन लेस देन द नंबर ऑफ मंथली क्वालिफाइंग सर्विस, ठीक है। जो क्वालिफाइंग सर्विस है उसके अकॉर्डिंग आपके मंथली कंट्रीब्यूशन नहीं इक्वल कर रहे, ठीक है, मीन्स आपका इंडिविजुअल कॉर्पस रिड्यूस हो रहा है।
आगे है हमारा इंडिविजुअल कॉर्पस इज द बेंचमार्क कॉर्पस। आपका इंडिविजुअल कॉर्पस बेंचमार्क कॉर्पस से डिफर कर रहा है, तब भी आपको इससे कम दी जाएगी। प्रोवाइडेड फर्दर द इंडिविजुअल कॉर्पस लेस देन बेंचमार्क कॉर्पस, द यूपीएस सब्सक्राइबर शैल हैव अ चॉइस टू रिप्लेनिश। अगर आप इसमें ये सेम पॉइंट बताया गया, अगर आप इसमें कोई डिफरेंस है, इसमें आप अपने पैसे डाल के इसको इक्वल करना चाहते हो तो कर सकते हो, अगर नहीं करते तो आपको प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस पेंशन पे आउट दी जाएगी। आगे है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लमसम विड्रॉवल। ठीक है, एक लमसम विड्रॉवल का प्रोविजन है कॉर्पस को लेकर। यूपीएस सब्सक्राइबर एलिजिबल टू रिसीव एश्योर्ड पे आउट, जो एश्योर्ड पे आउट के एलिजिबल हैं, शेल हैव एन ऑप्शन टू विड्रॉ एन अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 60%। वो 60% से ज़्यादा पैसा नहीं निकलवा सकते। किस में से नहीं निकलवा सकते? इंडिविजुअल कॉर्पस में। आगे जाकर हम देखेंगे, देखो दो तरह के कॉर्पस होंगे, इंडिविजुअल कॉर्पस और पूल कॉर्पस। इसके बारे में हम आगे बढ़ेंगे। अब हम ये देख ले, जो लमसम विड्रॉवल है ना, इसमें क्या होगा, आप इंडिविजुअल कॉर्पस का 60% निकलवा सकते हैं। ठीक है, अब इसका इफेक्ट क्या डलेगा, आपका इंडिविजुअल कॉर्पस कम हो जाएगा ना, बेंचमार्क से कम हो जाएगा, तो प्रोपोर्शनेटली आपकी पे आउट भी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, आगे क्या रहेगा, प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ इंडिविजुअल कॉर्पस इज मोर देन बेंचमार्क कॉर्पस। अब देखो नेक्स्ट कंडीशन क्या बताई गई है, अगर कोई ऐसा केस आता है आपकी इंडिविजुअल कॉर्पस बेंचमार्क कॉर्पस से इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, अ, किस केस में हो सकती है, आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, मुझे अच्छा लगेगा आप अगर मुझे आप अपने कमेंट्स बताएंगे। ठीक है, द लमसम withdrawal amount shall be calculated on the benchmark corpus। ठीक है, and the excess amount in the individual corpus shall be credited to the डेजिग्नेटेड बैंक अकाउंट ऑफ द यूपीएस सब्सक्राइबर। अब देखो सिंपली इसमें ये बताया गया है, अगर इंडिविजुअल कॉर्पस आपका बेंचमार्क कॉर्पस से इंक्रीज हो जाता है तो क्या होगा, जो आपकी पेंशन कॉर्पस होगी वो तो बेंचमार्क कॉर्पस के अकॉर्डिंग डिसाइड की जाएगी ना, उसकी वैल्यू से। जो इससे ऊपर जो वैल्यू होगी वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। ठीक है ना, द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग एडिशनल पे आउट इन केस ऑफ लमसम विड्रॉवल इज एज अंडर। जो फॉर्मूला क्या होगा, एडमिसिबल पे आउट क्या होगा, एश्योर्ड पे आउट इंटू 1 माइनस LW%। ठीक है, मीन्स ये क्या है, ये लमसम विड्रॉवल के बारे में है। अब देखो मैंने आपको कहा ना, एडमिसिबल पे आउट, जो पे आउट आपको मिल रहा है, ठीक है, अगर आप इसमें से कोई कॉर्पस इंडिविजुअल कॉर्पस में से कोई पैसा निकलवा लेते हो तो प्रोपोर्शनेटली आपकी ये पे आउट डिक्रीज हो जाएगी। जो डिक्रीज वैल्यू होगी उसको हम क्या कहेंगे, एडमिसिबल पे आउट। ठीक है, इसका इस ये फॉर्मूले से वो कैलकुलेट की जाएगी। ये तो ऑब्वियस ही है ना। देखो इसमें क्या है, सिंपली ये बताया गया है, जो आपकी एश्योर्ड पेंशन है ना, एश्योर्ड पे आउट है, उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा 1 माइनस लमसम विड्रॉवल परसेंट। ठीक है, मीन्स क्या है, अगर आप लमसम पेमेंट 50% ले लेते हो तो क्या होगा, 1 माइनस हाफ, मीन्स क्या रह गया, हाफ ही रह गया ना, आपकी पे आउट का हाफ हो जाएगा। फिर अगर आप 50% इंडिविजुअल पेंशन ले लेते हो तो 50% ही रह जाएगा। ठीक है ना, किसका 50%, अगर बेंचमार्क उस बेंचमार्क कॉर्पस के अकॉर्डिंग उस वैल्यू का। ऐसे नहीं है कि अगर आपकी इंडिविजुअल कॉर्पस ज़्यादा हो गई तो आप उसका हाफ कर दो। ठीक है, या फिर जिस जो दोनों में से लोअर होगी, मीन्स क्या होगा, दूसरा केस क्या बनता है, अगर इंडिविजुअल कॉर्पस आपकी कम है बेंचमार्क कॉर्पस से तो वो इसके अकॉर्डिंग आप निकालोगे 60%। ठीक है, मैक्सिमम 60%। अगर बेंचमार्क कॉर्पस से ये बेंचमार्क कॉर्पस से ज़्यादा होगी तो बीसी के अकॉर्डिंग निकालोगे आप 60%। ठीक है, आगे है हमारा एश्योर्ड फैमिली पे आउट टू स्पाउस। ठीक है, फैमिली स्पाउस को एक श्योर्ड पे आउट फैमिली पे आउट दी जाएगी। किस किस केस में दी जाएगी, ये जब कोई यूपीएस सब्सक्राइबर की डेथ हो जाती है। ठीक है, उस केस में लीगली वेड स्पाउस को दी जाएगी। इससे पहले हमने बहुत सारा डिस्कस कर लिया है इसके बारे में। ठीक है, डेयरनेस रिलीफ। ठीक है, देखो जो सर्विंग गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं उनको डेयरनेस अलाउंस दिया जाता है। रिटायर होने के बाद क्या दिया जाता है, रिटायरी को डेयरनेस रिलीफ दिया जाता है। वो इक्वल इक्विवेलेंट होगा, दोनों सेम ही होंगे, जितनी वैल्यू इसकी होगी उतनी वैल्यू ही इसकी, मतलब जितने परसेंट से ये दिया जाएगा उसी परसेंट से ये दिया जाएगा। ठीक है, इसमें ये बताया गया है। आगे है हमारा चैप्टर 5 कंट्रीब्यूशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये भी। देखो वैसे तो सभी चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, आगे है हमारा इंडिविजुअल कॉर्पस। जो हमारा इंडिविजुअल कॉर्पस है उसकी डेफिनेशन में क्या क्या आएगा, उसमें क्या क्या होगा। इसमें क्या होगा, द मंथली कंट्रीब्यूशन ऑफ द यूपीएस सब्सक्राइबर शैल बी। देखो
सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए इंडिविजुअल कॉर्पस क्या है। ये कंट्रीब्यूशन है, मंथली कंट्रीब्यूशन है। किस किस की कंट्रीब्यूशन है ये, किस देखो यूनिफाइड पेंशन स्कीम में जो सब्सक्राइबर है उसके अंडर ये कंट्रीब्यूशन आती है इंडिविजुअल कॉर्पस की, ठीक है। उसमें क्या क्या होगा, 10% इसमें कौन डालेगा, 10% किसका, बेसिक पे प्लस डीए का 10% सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय डालेगा, और इसी सेम वैल्यू से सेंट्रल गवर्नमेंट डालेगी, ठीक है। 10% ही सेंट्रल गवर्नमेंट डालेगी बेसिक पे प्लस डीए का, ठीक है। ये दोनों इसमें ऐड कर दिए जाएंगे। द मंथली कंट्रीब्यूशन ऑफ द यूपीएस सब्सक्राइबर शैल बी मैच्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, इक्वल कंट्रीब्यूशन डालेगी, ठीक है। जो ये प्राण में ही फीड होता है ना, जो ये अकाउंट होता है ना प्राण, इसका अकाउंट नंबर क्या होगा, प्राण होगा, उसमें ये फीड होगी, ठीक है। द ड्राइंग एंड डिस्पर्सिंग ऑफिसर शैल डिडक्ट द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द सैलरी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई। कौन इसको, अब देखो डीडीओ ही करता है ना हमारी सैलरी को डिडक्ट, ठीक है। और डीडीओ इस हमारी सैलरी को डिडक्ट करके मींस 10% जो हमारी बेसिक पे और डीए का डिडक्ट किया है उसको, ठीक है, उसका बिल तैयार करके पीएओ को भेज देता है वो, या फिर चेक ड्राइंग डिस्पर्सिंग ऑफिसर को दे देता है, ठीक है। ठीक है, उसमें अलॉन्ग विद द डिटेल्स ऑफ द कंट्रीब्यूशन डिडक्टेड इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच जीपी सब्सक्राइबर ऑन और बिफोर द 20th डेट ऑफ ईच मंथ, ठीक है। अब इसमें यह बताया गया है जिस मंथ की ये कंट्रीब्यूशन होगी, सपोज करो ये अप्रैल मींस मई की कंट्रीब्यूशन है, उसमें 20th 20 तारीख तक, ठीक है, जो डीडीओ होंगे ना 10% काट के किसको दे देंगे, पीएओ को दे देंगे या सीडीडी को दे देंगे, ठीक है। उनको ये लिस्ट तैयार करके दे देंगे कि इनका हमने 10% काट लिया। उसके बाद क्या होगा, जो पीएओ होंगे, ठीक है, वो क्या करेंगे, इस कंट्रीब्यूशन को आगे फर्दर, क्या जो डीडीओ से आई है, ठीक है, वो क्या करेंगे, इसको प्रिपेयर एंड अपलोड सब्सक्रिप्शन कंट्रीब्यूशन फाइल, एक फाइल बना देंगे उसकी, ठीक है। CSF के नाम से वो बोली जाएगी, सब्सक्राइबर कंट्रीब्यूशन फाइल, एंड जनरेट ट्रांजैक्शन उसकी, और एक ट्रांजैक्शन आईडी जनरेट कर देंगे इन द सिस्टम ऑफ सीआरए में एक करेंगे, ठीक है। मीन्स क्या हुआ, ऑन और बिफोर 25th डे मंथ। अब जो मई, जैसे हमने एग्जांपल ऊपर ली थी, मई की एग्जांपल ली थी ना, 20 तारीख तक तो डीडीओ किसको दे देगा, पीएओ को दे देगा। उसके बाद जो पीएओ क्या करेगा, 25th को तक उसकी एक फाइल बनाएगा, फाइल जिसको कहेंगे सब्सक्राइबर कंट्रीब्यूशन फाइल कहेंगे, उस पर वो सीआरए में अपलोड कर देगा। अपलोड करने के बाद एक ट्रांजेक्शन आईडी जनरेट हो जाएगी, 25th तक उसको ये करना पड़ेगा। आगे क्या है हमारा, as the case may be, shall remit the employee contribution and match so contribution by the central government to the trustee bank through the accredited bank by the last working day of the month। अब देखो ये तो रही है हमारी इंडिविजुअल कॉर्पस में सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन के बारे में। उसके बाद जो सेंट्रल गवर्नमेंट डालेगी वो कब डालेगी, 30 तारीख को, वो लास्ट डे वर्किंग डे ऑफ द मंथ, उस मंथ की लास्ट वर्किंग डे को जो ये पीएओ होंगे वो उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है, जो ट्रस्टी बैंक के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। प्रोवाइडेड दैट द कंट्रीब्यूशन फॉर द मंथ, अब देखो उसके फर्दर कुछ पॉइंट दिया गया है कि मार्च की कंट्रीब्यूशन में क्या होगा, मार्च की कंट्रीब्यूशन में ये होगा, द पीएओ एंड सीडीडी ऑफिसर टू ट्रस्टी बैंक थ्रू द बैंक, ठीक है। जो ये सारा प्रोसेस होगा वो 1 अप्रैल को होगा, ठीक है। आगे है हमारा provided further that the first contribution of the central government employee shall be credited to the individual account within 20 days from the date of submission of the application। अब देखो, or the last day of the month in which central government employee join whichever is later। अब देखो इसमें ये बताया गया है, अगर कोई ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है जिसने इस स्कीम को अडॉप्ट कर लिया है, जब भी वो इस स्कीम को अडॉप्ट करेगा, ठीक है, उसके 20 दिन के अंदर अंदर, ठीक है, ये करना पड़ेगा, प्राण नंबर में इसकी कंट्रीब्यूशन डालनी पड़ेगी, या फिर उस महीने के एंड तक, जो भी इनमें से बाद में आएगी, ठीक है। मींस क्या हुआ, सपोज करो कोई ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, वो 2 तारीख को अपनी ऑप्शन दे देता है, उसके अकॉर्डिंग 20 दिन कब हो गए, 22 तारीख तक, ठीक है, उसकी कंट्रीब्यूशन को ये पूरा प्रोसेस फॉलो होना चाहिए, ठीक है। या फिर क्या होगा, या फिर उस महीने के एंड तक कर दी जाएगी, जो भी उनमें से बाद में आएगा। मेरी बात समझे आप। आगे है हमारा पूल कॉर्पस।
पूल कॉर्पस के बारे में है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। द सेंट्रल गवर्नमेंट शेल प्रोवाइड एन एडिशनल कंट्रीब्यूशन ऑफ एन एस्टिमेटेड 8.5%। ठीक है, ये क्या होगा, ये एडिशनल कॉन्ट्रीब्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट जो पहले 10% कर रही है उसके अलावा 8.5% एडिशनल कॉन्ट्रीब्यूशन डालेगी, किस में डालेगी, पूल कॉर्पस में डालेगी। 8.5% वो किसका होगा, बेसिक पे प्लस डीए का 8.5% डालेगी ऑफ एन एम्प्लॉई हु हैज चूजन द ऑप्शन, जिन उसके लिए डालेगी जिन्होंने यूपीएस को अडॉप्ट कर लिया है। ठीक है, वो एग्रीगेट बेसिस के अकॉर्डिंग डालेगी। ठीक है, एग्रीगेट बेसिस में डालेगी। द एडिशनल कंट्रीब्यूशन शेल बी फॉर द पर्पस ऑफ सपोर्टिंग एश्योर्ड पे आउट। इसका मेन पर्पस क्या होगा ना, आपको आपकी जो एक एश्योर्ड पे आउट को सपोर्ट करेगी ये वाला फंड, तो ये वाला कॉर्पस है ना आपके एश्योर्ड पे आउट को सपोर्ट करेगा। ठीक है, मीन्स क्या है, अगर आपका इंडिविजुअल कॉर्पस कम हो जाता है तो एक करस्पॉन्डिंगली एक पूल कॉर्पस भी होगा ना, तो ये अमाउंट इसमें ट्रांसफर करके आपका टोटल बन जाएगा। ठीक है ना, आगे हम देखेंगे द कॉन्ट्रीब्यूशन टू द पोल कॉर्पस शेल कंप्राइज ऑफ द फॉलोइंग। किस किस से बनेगा वो, कॉन्ट्रीब्यूशन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एज स्पेसिफाइड अंडर सब रेगुलेशन 1, जो इसमें बताया गया है इसके अकॉर्डिंग कॉन्ट्रीब्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, उससे बनेगा वो। सम ऑथोराइज्ड टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द एक्यूमुलेटेड इंडिविजुअल कॉर्पस ऑफ द यूपीएस। ठीक है, या फिर एट द टाइम ऑफ सुपरा इनोवेशन किसी भी टाइप की अगर रिटायरमेंट होती है, इनमें से कोई भी ऐसी रिटायरमेंट होती है, तो उस केस में मैंने आपको पहले ही बताया था इंडिविजुअल कॉर्पस में जो पैसा होगा सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई जो रिटायर होने वाला है वो ऑथराइज करेगा ये पैसे को पूल कॉर्पस में डालने के लिए, तो भी ये मींस ये तो कंट्रीब्यूट हो गया ना, इसमें इसमें भी ये कॉन्स्टिट्यूट हो गया ना ये। ठीक है, तो ये भी फंड को पूल कॉर्पस माना जाएगा बाद में। और एनी अदर कॉन्ट्रीब्यूशन या इसके अलावा कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें कोई कॉन्ट्रीब्यूशन करती है। द पूल कॉर्पस शैल बी सब्जेक्ट टू द पीरियडिकल रिव्यू बाय द अथॉरिटी टू इंश्योर इट्स एडिक्वेसी टू फुलफिल द ऑब्लिगेशन अंडर पेंशन फंड यूपीएस। Such periodical review shall be conducted at least every 3 years in such manner as may be determined by the authority। ठीक है, अब देखो ये जो पूल कॉर्पस है ना उसका periodically रिव्यू किया जाएगा, अथॉरिटी के द्वारा रिव्यू किया जाएगा। किसके लिए किया जाएगा, उसकी एडुकेसी मेंटेन रहे रहे। ठीक है, उसकी सभी ऑब्लिगेशन फुल की गई हैं इस स्कीम को लेकर। ठीक है, 3 साल में एक बार कम से कम उसको रिव्यू होगा। द पेंशन फंड सिस्टम बीइंग अ फंड बेस्ड, ये एक फंड बेस्ड सिस्टम है। ठीक है, रिलाई ऑन द रेगुलर, ये किस पे रिलाई करता है कि आपकी कंट्रीब्यूशन रेगुलरली हो रही है। ठीक है, और आपके इन्वेस्टमेंट पैटर्न पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगर आपके देखो आगे जाके हम पढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट पैटर्न के बारे में। अब देखो ये आगे इन्वेस्टमेंट के बारे में है हमारा चैप्टर नंबर 6, किसके बारे में बताता है, इन्वेस्टमेंट कंट्रीब्यूशन, जो हमने कंट्रीब्यूशन की है या गवर्नमेंट कर रही है उसकी इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया गया है। अब देखो हम इसमें क्या है, 14th रेगुलेशन क्या कहता है, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, क्यों ये इन्वेस्टमेंट की जाएगी। द कंट्रीब्यूशन शेल बी इन्वेस्टेड एंड मैनेज्ड बाय द पेंशन फंड्स with an objective to optimize return on the investment, ensuring safety of contribution in the interest of UPS subscribers and the central government। ठीक है, देखो ये ऑब्जेक्टिव, इसका इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, इसका ऑब्जेक्टिव ये होगा, देखो जो भी ये कंट्रीब्यूशन होगी ना कि इन्वेस्टेड एंड मैनेज्ड, इन्वेस्ट कौन करेगा, पेंशन फंड करेगी। ठीक है, पेंशन फंड, देखो सबसे पहले मैंने आपको इसके सबसे स्टार्टिंग में डेफिनेशन बताई थी पेंशन फंड की। ठीक है, ये पैसा जो ये पैसा आगे इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, इन्वेस्ट इस तरीके से करेंगे कि आपको ऑप्टिमाइज्ड रिटर्न मिले, अच्छे रिटर्न्स मिले। ठीक है, ठीक है, उस पर इंश्योरिंग सेफ्टी ऑफ कंट्रीब्यूशन इन द इंडस्ट्री, उस पर पूरी सेफ्टी वो प्रोवाइड करेंगे कि कोई भी गलत स्टेप नहीं उठा सकते ये आपकी कंट्रीब्यूशन को लेकर। ठीक है, उनको ये ध्यान देना पड़ेगा। एक्सरसाइज प्रूडेंस डिलीजेंस एंड इट्स टेक्निकल सपोर्ट, उनको पूरी अपनी नॉलेज को लेकर, प्रूडेंस को लेकर, डिलीजेंस को लेकर, टेक्निकल एक्सपर्टीज को लेकर वो अपने इन्वेस्टमेंट्स करेंगे। ठीक है, आगे है हमारा इन्वेस्टमेंट ऑफ पूल कॉर्पस, पूल कॉर्पस की इन्वेस्टमेंट को लेकर बताया गया है। द पूल कॉर्पस शैल बी अलॉटेड allocated to such pension fund as determined by the central government who has invested the interest in accordance with the investment pattern approved by the central government and investment guideline by the issued authority। The investment decision of the pool corpus shall solely rest with the central government। अब देखो कि पूल कॉर्पस में जो भी पैसा होगा, ठीक है,
उसको इन्वेस्ट करने की, उसको किस तरीके से इन्वेस्ट करना है, उसकी पावर किसके पास होगी? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगी सिर्फ। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के पास कोई पावर नहीं होगी, ठीक है, इस पूल कॉर्पस के फंड को आगे इन्वेस्ट करने की। जो पूल कॉर्पस होगा उसका ऑडिट होगा, ईयरली ऑडिट होगा बाय द ऑडिटर, अथॉरिटी के द्वारा जो ऑडिटर अपॉइंट किया जाएगा वो उसका हर साल इसके पूल कॉर्पस का ऑडिट करेगा। आगे है हमारा इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिविजुअल कॉर्पस। अब इंडिविजुअल कॉर्पस की इन्वेस्टमेंट को लेकर है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत ही यूजफुल रहेगा। द यूपीएस सब्सक्राइबर, कोई भी ऐसा जो यूपीएस सब्सक्राइबर है, मीन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है जिसने यूपीएस को सब्सक्राइब कर ली है, शेल हैव एन ऑप्शन, उसके पास एक चॉइस होगी। किस चीज़ की चॉइस होगी? टू चूज द पेंशन फंड, वो कोई भी पेंशन फंड चूज कर सकता है। कौन सा पेंशन फंड चूज कर सकता है, ठीक है। एंड द इन्वेस्टमेंट पैटर्न इंक्लूडेड अ डिफॉल्ट पैटर्न इन अकॉर्डेंस विद द गाइडलाइन इशूड बाय द अथॉरिटी फॉर द इन्वेस्टमेंट कंट्रीब्यूशन फॉर द, ठीक है। वो देखो, कोई भी ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई जो यूपीएस के, जिसने यूपीएस अडॉप्ट कर ली है, ठीक है, वो इंडिविजुअल कॉर्पस का पैसा एक पेंशन फंड में लगा सकता है, ठीक है, या फिर एक डिफ़ॉल्ट पैटर्न जो पेफर्डा ने, PFRDA ने डिफाइन किया गया है, वो भी अडॉप्ट कर सकता है। मीन्स अगर उसने ये नहीं अपनी ओर से नहीं किया तो ये बाय डिफ़ॉल्ट पैटर्न हो जाएगा, इसमें ये बताया गया है, ठीक है। आगे है हमारा यूपीएस सब्सक्राइबर शेल हैव द फॉलोइंग चॉइसेस, उसके पास ये चॉइसेस होंगी। चॉइस, अब देखो ये इंपॉर्टेंट चॉइसेस है, आप इसको प्लीज़ ध्यान से सुनना, बहुत ही ध्यान से इसको ध्यान से सुनना, ठीक है। चॉइस ऑफ पेंशन फंड, आपकी पेंशन फंड की चॉइस को लेकर बताया गया है। यूपीएस सब्सक्राइबर में चूज एनी वन ऑफ द पेंशन फंड authorized by the authority including default option and shall have an option to change the pension fund once a year। देखो, एक PFRDA पेंशन फंड्स को ऑथराइज, जो भी ऑथराइज होंगे, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट उनमें से कोई भी पेंशन फंड को चूज कर सकता है, ठीक है। अगर वो चेंज करना चाहता है तो एक साल में एक बार ही चेंज हो सकता है, ठीक है, इसमें ये बताया गया है। या फिर एक डिफ़ॉल्ट पैटर्न जो पेफर्डा ने बताया है वो उसको अडॉप्ट कर सकता है, ठीक है। आगे है हमारा अगर उसने कोई भी चॉइस नहीं ली तो डिफ़ॉल्ट पैटर्न माना जाएगा। चॉइस ऑफ इन्वेस्टमेंट पैटर्न, यूपीएस सब्सक्राइबर एक्जिस्टिंग चॉइस ऑफ पेंशन फंड अदर देन डिफ़ॉल्ट पैटर्न शेल चूज एनी ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। जिन्होंने डिफ़ॉल्ट पैटर्न नहीं ली, वो अगर वो चॉइस लेते हैं तो उसमें से वो फर्दर कौन कौन सी चॉइस आगे कर सकते हैं, मीन्स अपना कितने % पैसा इसमें लगा सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन टू इन्वेस्ट 100% ऑफ फंड्स इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जिसको स्कीम जी कहा जाएगा। स्कीम जी में क्या क्या आएगा? देखो, जो इंडिविजुअल कॉर्पस का है ना, वो 100% पैसा किस में लगा सकते हैं? वो स्कीम जी में, मींस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो हाईली सिक्योर होती हैं, ठीक है, उसमें 100% इंडिविजुअल कॉर्पस का पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। आगे क्या है? ऑप्शन ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 3 लाइफ साइकिल, कुछ लाइफ साइकिल इसके नीचे है, लाइफ साइकिल बेस्ड स्कीम्स, कुछ स्कीम्स दी गई हैं लाइफ साइकिल बेस्ड, ठीक है। उसमें से फर्स्ट स्कीम कौन सी है? कंजर्वेटिव लाइफ साइकिल फंड। कंजर्वेटिव जो कि मतलब ध्यान से स्टेप उठाते हैं उनके लिए है। वो मैक्सिमम अपना 25% तक इक्विटी में अपना पैसा लगा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग चॉइस करके। मॉडरेट लाइफ साइकिल फंड में कितना लग सकता है? मैक्सिमम 50%, ठीक है, आप इन्वेस्ट इक्विटी में लगा सकते हैं। आगे है हमारा पेंशन फंड शेल गिव आउट easily understandable information about past performance of its scheme to the UPS subscriber to enable such subscriber to make informed choices while opting for pension fund investment pattern। अब देखो, पेंशन फंड क्या करेंगे? उनको इन्फॉर्म करते रहेंगे कि आपने कैसा पैटर्न चूज़ किया है, उसमें कि आपको क्या रिटर्न मिले, इसका हेल्प, इसमें आपको क्या फ़ायदा होगा, आपको पता लगता रहेगा कि आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं या थोड़ा सा कम परफॉर्म कर रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग आप अपना इन्वेस्टमेंट पैटर्न चेंज कर सकते हैं या डिफ़ॉल्ट पैटर्न लगा सकते हैं। आगे है हमारा यूनिफाइड पेंशन system subscriber exercising choice of pension fund and investment pattern as permissible shall be entitled to lump sum amount if any or be liable for shortfall if any in the individual corpus under UPS as compared to the corpus calculated as per return under the default option, ठीक है। इसमें यह बताया गया है जो यूपीएस सब्सक्राइबर है, ठीक है, एक्सरसाइजिंग चॉइस ऑफ पेंशन, जिसने पेंशन फंड को चूज कर लिया है, अपनी चॉइस दे दी है, ठीक है, उसने एक इन्वेस्टमेंट पैटर्न को एज परमिसिबल, जो इन्वेस्टमेंट पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग उसने किया है, ठीक है,
उनको एक सरप्लस अमाउंट दी जाएगी, शैल बी एंटाइटल टू सरप्लस अमाउंट उनको दी जाएगी इफ एनी। और या तो देखो क्या होगा, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इसका मतलब ये है, देखो एक इंडिविजुअल कॉर्पस है ना, इंडिविजुअल कॉर्पस का पैसा इस मैनर में इसमें से इसको यूज़ करके आप अपना अपने अकॉर्डिंग उसको यूज़ इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग अगर आपने इन्वेस्टमेंट की एक वैल्यू होगी ना, अगर उस वैल्यू से ज़्यादा आ गया तो वो उसको कहा जाएगा सरप्लस अमाउंट, ठीक है। या फिर कोई नीचे वैल्यू आ गई, इस चॉइस को करने से आपकी वैल्यू कम हो गई तो उसको कहा जाएगा शॉर्टफॉल, ठीक है। ये सभी का सभी कौन बियर करेगा, एम्प्लॉय बियर करेगा। The calculation of surplus and its payment to the UPS subscriber or replenishment of shortfall by the UPS subscriber as may be shall be out or should ठीक है, ठीक है, मीन्स यही है। तो इस अगर मीन्स ये अगर शॉर्टफॉल हो जाती है तो इस रेगुलेशंस को देखते हुए ये किया जाएगा। आगे है हमारा the value unit in the individual corpus with investment choices of the UPS subscriber shall be informed to such subscriber by the CRA in such periodical or as determined by the authority. Value unit of benchmark corpus according to the plan of the UPS subscriber computed as clause D of sub regulation 1 और regulation 2 shall be informed, ठीक है। अब ये इन्फॉर्मेशन के बारे में है, जो आपकी वैल्यू होगी, ठीक है, वो CRA आपको टाइमली बताता रहेगा, ठीक है। आपके इंडिविजुअल कॉर्पस की इतनी वैल्यू हो गई है, इतनी वैल्यू हो गई है, साथ ही साथ आपको बेंचमार्क कॉर्पस के बारे में बताता रहेगा, ठीक है। आगे है हमारा था यूपीएस अकाउंट स्टेटमेंट शेल disclose the comparison of individual corpus in terms of default option and the choice exercised by the UPS subscriber surplus if any date of superannuation, ठीक है, as may be applicable in individual corpus as shall be paid to the subscriber where a shortfall is individual if any shall can be replenished through value of applicable unit by the subscriber prior to availing assured payout. If the shortfall is not replenished by the UPS subscriber then he shall only be entitled to proportionately reduced assured payout। अब देखो इसमें कुछ नहीं है, इसमें ये बताया गया है, देखो यूपीएस सब्सक्राइबर जो भी देखो जो भी यूपीएस सब्सक्राइबर होगा ना, कोई भी ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय जिसने यूपीएस को सब्सक्राइब कर लिया है, ठीक है, उसके पास एक वो क्या है, उसके पास एक मतलब अपनी इन्वेस्टमेंट इंडिविजुअल कॉर्पस को इन्वेस्ट करने की पावर होगी, वो अपने अकॉर्डिंग उसको इन्वेस्ट कर सकता है। इन्वेस्टमेंट करने से या तो उसका इंडिविजुअल कॉर्पस इंक्रीज हो सकता है या डिक्रीज हो सकता है, ये किसको अकॉर्डिंग देखा जाएगा, बेंचमार्क कॉर्पस के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर वो इंक्रीज हो जाता है तो ये पैसा उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा जो इंक्रीज वाला है, ठीक है। अगर वो रिड्यूस हो जाता है तो उसको रिटायरमेंट से पहले एक ऑप्शन दी जाएगी कि आप इसको कवर अप कर दीजिए, नहीं तो आपकी पे आउट कम हो जाएगी इसी प्रोपोर्शन से। आगे है हमारा चैप्टर नंबर 7, इसमें क्या क्या बताया गया है, रोल ऑफ इंटरमीडियरीज एंड अदर एंटिटीज। इंटरमीडियरीज के क्या क्या रोल होंगे, इंटरमीडियरीज में हमने देखा था कौन कौन आ जाता है, ठीक है, और अदर अदर एंटिटीज हैं उनकी क्या रोल होंगे, ठीक है। इंटरमीडियरीज एंड एंटिटीज इंप्लीमेंटिंग यूपीएस, यूपीएस की इंप्लीमेंटेशन को लेकर जो भी इंटरमीडियरीज होंगे या एंटिटीज होंगे उसके बारे में बताया गया है, ध्यान से सुनना। यूनिफाइड पेंशन स्कीम शैल बी इम्प्लीमेंटेड थ्रू मीन्स ऑफ नेशनल पेंशन सिस्टम आर्किटेक्चर। देखो जो ये वाली स्कीम होगी ना वो एनपीएस के आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग ही होगी, जैसे एनपीएस का आर्किटेक्चर था ना वैसे ही होगी। बाय सच ऑफ द इंटरमीडियरी रजिस्टर्ड बाय द अथॉरिटी नेमली नेशनल पेंशन फंड अथॉरिटी। देखो जो ये इंटरमीडियरीज होंगे ना उसमें उनके नाम बताए गए हैं, नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट, पेंशन फंड, सीआरए, ट्रस्टी बैंक, custodian of security and the registration granted by the authority under the act in terms of specific regulation shall enable such intermediaries to undertake activity under UPS during the tenure of such a registration. The nodal officer of the central government including pay and account officer, DDO, check drawing dispersing officer and shall also be part of the implementing process, ठीक है। इनमें से कौन कौन से आएंगे, कौन कौन किस किस को हम एंटिटीज़ कहेंगे, किन किन को हम इंटरमीडियरीज करेंगे, ये बताए गए हैं, ये सभी हैं। आगे है हमारा द एंटिटीज़ इन्वॉल्वड इन इम्प्लीमेंटिंग प्रोसेस शैल परफॉर्म देयर रोल, उनको अपने रोल, ड्यूटीज़, ऑब्लिगेशंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन इस एक्ट के जो एक्ट इससे पहले था उसके अकॉर्डिंग आपको फॉलो करना पड़ेगा, रूल्स के अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ेगा, रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा, या फिर कोई भी ऐसे सेंट्रल गवर्नमेंट या कोई भी जो अथॉरिटी है
पेफाडा जो कोई भी ऐसी इंस्ट्रक्शंस देती है, डायरेक्शंस देती है, तो उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा इन सभी को। The performance of various obligations toward subscriber in discharge of its function and the observance of code of conduct laid down under the specific regulation under which such intermediary has been registered by the authority shall meticulously apply under the regulation। ठीक है, उस पर कोई भी आप फंक्शंस को डिस्चार्ज करने के लेकर टुवर्ड्स सब्सक्राइबर के को देखते हुए उन पे कोई भी ऑब्लिगेशंस होगी। ठीक है, और उनका कोड ऑफ कंडक्ट को लेकर ऑब्जर्वेंस को देखा जाएगा, उनके कोड ऑफ कंडक्ट के कोड ऑफ कंडक्ट को देखा जाएगा। ठीक है, अंडर द स्पेसिफिक रेगुलेशन, जो भी रेगुलेशंस हैं उसके अकॉर्डिंग, अगर आपका बिहेव अच्छा नहीं है तो उसके अकॉर्डिंग आपको देखा जाएगा। ठीक है, आगे है हमारा द इंटरमीडियरीज entrusted with payout of benefits to subscriber including withdrawal and who hold and provide information instruction for effective payout shall conduct its activity with utmost vigilance and take measure to prevent unauthorized transaction. It shall be the duty of such intermediary to prevent any fraud, mismanagement, cause any loss, prejudice to the subscriber in any manner. Towards this purpose, the intermediary shall deploy appropriate technology, trained human resources, ठीक है, the key managerial personnel shall have the overall responsibility of discharging the obligation of the intermediary concerned। इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें ये बताया गया है उन पे सभी obligations रहेंगी कि आप पूरा काम सही करें। ठीक है, उसमें ट्रांसपेरेंसी लाएं, टोटली उस पर विजिलेंस रखें। ठीक है, कोई भी ऐसा अनऑथराइज ट्रांजैक्शन ना करें वो। ठीक है, उसके ये सभी के करने के लिए उनको एक टीम उनको एक पूरी टेक्नोलॉजी को यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी यूज़ करनी पड़ेगी, ट्रेन ह्यूमन एम्प्लॉयज़ को, ट्रेन एम्प्लॉयज़ को रखना पड़ेगा। ठीक है, एक की मैनेजेरियल पर्सोनेल का एक होगा जो ये सभी काम को करेगा, जिसके ऊपर एप्लीकेशन होगी। इसका मीनिंग कहाँ पे दिया गया है? अंडर कंपनीज एक्ट 2013 में जो मीनिंग है उसका भी ये मीनिंग सेम है। एन इंटरमीडियरी शैल इंश्योर अप्रोप्रिएट measure and secure its system commensurate to its roles and responsibility as to prevent any fraud, mismanagement, and avoid any loss of subscriber either of monetary or non-monetary nature. Towards this purpose, the intermediary shall conduct periodical checks and report to its management and shall thereafter report to the authority. So अब देखो इसमें ये बताया गया है, सभी इसकी इंटरमीडिएट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में बताया गया है। वो सभी मेजर्स को देखेगा, सिक्योर के सिस्टम सिक्योर है। ठीक है, कमेंसुरेट द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को कमेंसुरेट करेगा टू प्रिवेंट कि कोई भी ऐसा फ्रॉड ना हो सके, मिसमैनेजमेंट ना हो सके कोई भी फंड की। ठीक है, कोई भी इससे कोई भी लॉस ना हो सब्सक्राइबर को। ठीक है, कोई भी मॉनिटरी या नॉन मॉनिटरी कुछ किसी भी टाइप का नेचर का लॉस हो वो ना हो। ठीक है, जिसके बारे में बताया गया है। द इंटरमीडियरीज एंड एंटिटीज शेल इंश्योर सीमलेस प्रोविजन ऑफ services to subscriber by working in close coordination with each other and sharing such formal facilities and information is required. The National Pension System Trust shall be responsible to ensure such coordination। ऐसा ना मतलब ये है, इंटरमीडियरीज पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के साथ कोऑर्डिनेट बना के काम करेंगे। इसको कौन पूरा करेगा? ठीक है, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा ये कोऑर्डिनेशन को लेकर? मींस जो इंटरमीडियरीज और गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को दोनों में कंट्रीब्यूशन को लेकर कौन इसका रिस्पॉन्सिबल रहेगा? नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट। ठीक है, इसकी बहुत भूमिका रहेगी। आगे है हमारा वेयर एनी डेविएशन और ब्रीच हैज़ बीन नोटिस्ड बाय द इंटरमीडियरी और द एंटिटी इट शेल फोर्थविथ टेक करेक्टिव मेजर। अगर कोई भी ऐसी मतलब किसी भी प्रोविजन को ब्रीच किया गया है, ठीक है, तोड़ा गया है, तो क्या होगा? जो इंटरमीडियरी होगी या एंटिटी होगी साथ ही साथ एक मेजर करेक्टिव मेजर को अडॉप्ट कर लेगी एंड रिमूव एनी प्रेजुडिस कॉज टू द सब्सक्राइबर। कोई भी ऐसा लॉस हुआ है उसको कवर अप कर देगी। इफ एनी और एनी ग्रुप ऑफ सब्सक्राइबर इंक्लूडिंग प्रोविजन ऑफ सुटेबल रिस्ट्रिक्शन restitution or compensation if any such subscriber has not adversely affected in any manner notwithstanding any proceeding that may be initiated by the authority। ठीक है, मीन्स वो कवर अप कर देगा। The function, roles, duty, obligation, responsibilities of the intermediary towards provision of services under pension fund system shall be in addition to and not in derogation of its function, duty, responsibility as laid down in the act and this under। ठीक है, जो उसके सारे उसके अकॉर्डिंग ही होना चाहिए, रूल्स रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए सारे। उसके पास और उसकी फंक्शंस होंगे, रिसोर्स होंगे, ड्यूटीज होंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, ऑब्लिगेशंस होंगी। ठीक है, आगे है हमारा नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट। इसके बारे में क्या बताया गया है? द नेशनल पेंशन सिस्टम फंड अंडरटेक द एक्टिविटी
वो कौन सी एक्टिविटी करेगा नेशनल पेंशन सिस्टम के अंडर, शेल कंप्लाई विद ट्रस्ट डीड, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी इंक्लूडिंग द कोड ऑफ कंडक्ट, ये सारे काम करेगा। ठीक है। नेशनल पेंशन फंड, नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट shall perform its role and responsibility as provided by chapter as provided under chapter 3 of pension fund regulatory authority, as if the reference to national pension system in such regulation shall include pension system as may be। ठीक है। अब देखो इसकी जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो PFRDA एक्ट में 2015 के एक्ट में बताया गया है उसके अकॉर्डिंग ही काम करेगा। चैप्टर 3 में इसकी रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई गई है इसके एक्ट में। ठीक है। और ये बताया गया जहाँ जहाँ पे NPS हो उसको UPS से चेंज किया जाए। द पावर फंक्शन ऑब्लिगेशन ऑफ द बोर्ड ऑफ ट्रस्टी एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट arising under Pension Fund Regulatory and Development Authority, National Pension System Trust Regulation 15, shall ipso facto extend to activity under Unified Pension Scheme as provided under this regulation. The Chief Executive Officer and the Board of Trustees shall have the overall responsibility of discharging obligation of the देखो ये क्या है, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास इस चीज़ को लेकर किसके ऊपर दे दी गई है, इन दोनों के ऊपर दे दी गई है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पे को रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा और बोर्ड ऑफ ट्रस्टी को ठहराया जाएगा। ठीक है। NPST को लेकर, NPST शेल अंडरटेक एक्टिविटी फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूनिफाइड पेंशन स्कीम, ये एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे UPS को लेकर, इंक्लूडिंग कौन कौन सी, रिसीट एंड वेरिफिकेशन ऑफ UPS पे आउट ऑर्डर इशूड बाय द PAO ऑफिसर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड ऑथराइजिंग पेमेंट ऑफ बेनिफिट्स। ठीक है। इसके क्या होगा, वो रिसीट करेंगे, वेरीफाई करेंगे पे ऑर्डर को, जो हमने पे ऑर्डर के बारे में पढ़ा था उसको वेरीफाई करेंगे, जो किसके द्वारा इशू किया गया था, पे एंड अकाउंट ऑफिसर, जो हमने प्रीवियस पढ़ा था। ठीक है। ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट के, और ये देखने के बाद वेरीफाई करने के बाद ऑथराइज पेमेंट कर देंगे, उसके बाद में पेमेंट दे देंगे। ये पीरियडिकल इंस्ट्रक्शन टू द CRA टू रिलीज एप्लीकेबल डियरनेस रिलीफ। ठीक है। उसके बाद क्या होगा, CRA को ये पीरियडिकल इंस्ट्रक्शंस देंगे कि आप डियरनेस रिलीफ को रिलीज करें। वेरिफिकेशन एंड ऑथराइजेशन ऑफ लाइफ सर्टिफिकेट, देखो ये NPST, इसको क्वेश्चन आपको ये बन सकते हैं, ये क्वेश्चन बनेंगे आपको किसी ना किसी एग्जाम में, ये पता होने चाहिए। ठीक है। लाइफ सर्टिफिकेट को वेरीफाई और ऑथेंटिकेट कौन करेगा, NPST करेगा। ऑथराइजिंग ट्रांजैक्शन ऑफ एश्योर्ड पे आउट टू लीगली वैलिड स्पाउस अपॉन डिवाइस ऑफ द एना। ठीक है। ऑथराइज कौन करेगा, लीगली वैलिड स्पाउस को पेमेंट देने के, वो ये करेगा ट्रस्ट, नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट करेगा। सेग्रीगेशन ऑफ यूनिफाइड पेंशन स्कीम अकॉर्डिंग अकाउंटिंग। ठीक है। उसको सेग्रीगेशन अकाउंटिंग को लेकर करेगा। concurrent audits of assured payout from pool corpus and its monitoring for asset liability management। ठीक है। अब concurrent audits of assured payout को लेकर, ठीक है, फ्रॉम पूल कॉर्पस में assured payout को लेकर ऑडिट्स, concurrent audits को होते रहेंगे। ठीक है। एंड इट्स मॉनिटरिंग फॉर asset liability management, उसकी मॉनिटरिंग, asset liability management की मॉनिटरिंग करता रहेगा। ठीक है। ensure coordination among intermediary and other entity implementing UPS मॉनिटरिंग सच एक्टिविटी। अब दोनों में जैसे मैंने पहले डिस्कस किया था, एक कोऑर्डिनेशन बना के रखेगा। एंश्योर एडिक्वेट एंड टाइमली रिपोर्टिंग टू द अथॉरिटी एंड सेंट्रल गवर्नमेंट एज मे बी रिक्वायर्ड। अब देखो इसके बाद जो रिपोर्टिंग होगी ना, वो टाइमली अथॉरिटी को और सेंट्रल गवर्नमेंट को ये देता रहेगा। एनी अदर फंक्शन एंड एक्टिविटी इंस्ट्रक्टेड बाय द अथॉरिटी, इसके अलावा कोई भी ऐसी काम जो अथॉरिटी इसको करने के लिए कहेगी। आगे है हमारा सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी, CRA, इंपॉर्टेंट है ये, इसके बारे में देखना जरूरी है। द सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी अंडरटेक द एक्टिविटी अंडर द नेशनल पेंशन सिस्टम शेल कंप्लाई विद द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द रजिस्ट्रेशन एज प्रोवाइडेड अंडर द पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशन 2015 इंक्लूडिंग द कोड ऑफ कंडक्ट एंड फिट एंड प्रायर क्राइटेरिया। ठीक है। वो देखो इस रूल्स रेगुलेशन, इस रेगुलेशन में जो भी बताया गया है उसको ये फॉलो करेगी। ठीक है। UPS के कॉन्टेक्स्ट में द सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी शैल परफॉर्म इट्स रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एज प्रोवाइडेड अंडर चैप्टर 3 और PFRDA रेगुलेशन 2015 एज इफ द रेफरेंस टू, जहाँ पे देखो जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी चैप्टर 3 इस एक्ट में दिया गया है वैसे ही रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएगी। ठीक है। और जहाँ पे NPS हो उसको आप सब्सटीट्यूट कर लें NPS से। ठीक है। द सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी शैल डेवलप appropriate, adequate,
dynamic technology infrastructure system procedure process for facilitating the activity under UPS by concerned intermediary and subscriber including, ठीक है, ये सभी सारे काम करेगी, ठीक है, ये इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। और उसके अलावा क्या करेगी, एनरोलमेंट आइडेंटिफाइबल यूनिफाइड पेंशन स्कीम अकाउंट टू यूपीएस सब्सक्राइबर, ठीक है, एनरोलमेंट ये करेगी किसी भी एम्प्लॉय की, ठीक है। आइडेंटिफाइएबल यूनिफाइड पेंशन स्कीम अकाउंट एक प्राण नंबर जिसकी हम बात कर रहे थे यूपीएस सब्सक्राइबर को ये देगी। इनेबलिंग परमिसिबल चॉइस टू यूपीएस सब्सक्राइबर, तो जो यूपीएस सब्सक्राइबर को एक मतलब से जो चॉइसेस लेने में इनेबल ये करेगी। प्रोवाइडिंग सिस्टम फॉर्म टू इंटरमीडियरी एंड एंटिटी टू इम्प्लीमेंट यूपीएस, ठीक है, जो भी फॉर्म्स होंगे, ठीक है, वो कौन बनाएगा, ठीक है, कौन उसको तैयार करेगा, सीआरए तैयार करेगा, ठीक है, जो फॉर्म जो तैयार करने के बाद जो हम यूपीएस स्कीम को लेकर यूज़ किए जाएंगे। डिजाइनिंग एंड प्रोवाइडिंग यूनिफाइड पेंशन स्कीम कैलकुलेटर, एक कैलकुलेटर डिजाइन करेगा, कौन करेगा, सीआरए करेगा। डिससेमिनेशन इंफॉर्मेशन टू यूपीएस सब्सक्राइबर इंटरमीडियरी एंड अदर एंटिटी इंक्लूडिंग इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, तो जो भी इंफॉर्मेशन है उसको डिससेमिनेट करता रहेगा वो कंसर्न्ड, ठीक है, स्टेक होल्डर को पहुंचाता रहेगा। इनेबलिंग नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट टू वेरीफाई, इनेबल नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट टू वेरीफाई, ठीक है, ये क्या है, इसको इनेबल करेगा, एनपीएसटी को इनेबल करेगा कि वो यूपीएस को पे आउट को वेरीफाई करते रहे, ठीक है। अंडरटेक एक्टिविटी फॉर एश्योर पे आउट की एक्टिविटी को देखता रहेगा। ऑब्टेनिंग अप्रोप्रिएट लाइफ सर्टिफिकेट को ऑब्टेन करेगा। पीरियोडिकल रिपोर्टिंग टू एनपीएसटी ट्रस्ट एंड अथॉरिटी, उसको रिपोर्टिंग एनपीएसटी को ट्रस्ट और एंड अथॉरिटी को रिपोर्टिंग करता रहेगा। कंपैरिजन ऑफ इंडिविजुअल कॉर्पस विद और जो इंडिविजुअल कॉर्पस और बेंचमार्क कॉर्पस का कंपैरिजन होगा वो कौन बताएगा, सीआरए बताएगा। रिकॉन्सिलिएशन ऑफ पूल कॉर्पस, ठीक है, पूल कॉर्पस की रिकॉन्सिलिएशन वो करेगा। रिकॉर्ड कीपिंग ऑफ यूनिफाइड पेंशन स्कीम पे आउट ऑर्डर, ठीक है, जो भी आपका पे ऑर्डर होगा उसके रिकॉर्ड को कौन रिकॉर्ड कीप करेगा, कौन साम के रखेगा, सीआरए, ठीक है, अपने पास रखेगा। रिकॉर्ड कीपिंग ऑफ ड्रेनेज रिलीफ एंड इस एप्लीकेशन एज एश्योर्ड पे आउट, ठीक है, उसके इन दोनों के रिकॉर्ड को भी ये सामेगा। प्रोवाइड यूपीएस सब्सक्राइबर डेटा एज एन एग्रीगेट बेसिस टू पेंशन फंड फॉर मैनेजिंग एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट, ये भी ये काम करेगा। ऑथेंटिकेटिंग पार्शियल विड्रॉल एंटाइटलमेंट, अब जो भी पार्शियल विड्रॉल एंटाइटलमेंट होगी उसको ये ऑथेंटिकेट करेगा। एनी अदर फंक्शन एंड एक्टिविटी इंस्ट्रक्टेड बाय द